नमस्कार, आपका स्वागत है नॉवल टेल्स पर, जहां कहानियां केवल सुनी ही नहीं जाती, बल्कि जी भी जाती हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं रोमांच, रहस्य, प्रेम और ड्रामा से भरपूर ऑडियो कहानियों का अनूठा संग्रह, जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा। तो तैयार हो जाए कल्पना के इस जादुई सफर पर निकलने के लिए। कहानी शुरू होने से पहले, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। इसके अलावा, अगर आप पॉकेट एफएम की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्लेमर, ये चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रस्तुत कहानियां काल्पनिक हो सकती हैं या लोककथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं एवं साहित्य से प्रेरित हो सकती हैं। किसी भी पात्र, स्थान या घटना की समानता मात्र संयोग हो सकती है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब बिना किसी इंतजार के चलिए डूब जाते हैं कहानी की जादुई दुनिया में। बेसिक मैजिकल पीरियड पेन रिलीवर मैनुअल। ये मैनुअल हर महिला का सपना है। 1 मिनट के भीतर तीव्र मासिक धर्म ऐंठन के दर्द को दूर करता है। प्रभाव, ग्रेटर दैन जोड़ एक दर्द से राहत, ग्रेटर दैन जोड़ एक कुंजी। चलो देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। नूह ने सोचा और उसने इन्वेंट्री में मैनुअल आइकन पर दबाया। ग्रेटर दैन गोलियां खरीदें, 15/7 गोली पैक। ग्रेटर दैन मशीन खरीदें, $2000 स्वचालित रूप से गोली के पाउडर को गोलियों में बदल देती है। ग्रेटर दैन गोली पाउडर खरीदें, $100 पर 1 किग्रा, 5000 गोलियां बनती हैं। नूह ने अपने सामने स्क्रीन पर नजर डाली और बेसिक मैजिकल पीरियड पेन रिलीवर मैनुअल के विवरण का अध्ययन किया जो अभी अभी सामने आया था। जानकारी पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वह सिर्फ $1 में 7 गोलियों का एक पैकेट खरीद सकता था और पाउडर की कीमत $100 प्रति किलोग्राम थी, जो 5000 गोलियां बनाने के लिए पर्याप्त थी। ये सिर्फ एक अवसर नहीं था, ये सोने की खान थी। एक मुस्कुराहट के साथ उसने खुद से कहा, मैं 100 किलोग्राम खरीद सकता हूं जिससे 500,000 गोलियां बनती हैं। ये सदियों तक चल सकती है। और बाजार की संभावना। वह चुप हो गया, पहले से ही गोलियों के पाउडर से भरे गोदाम की कल्पना कर रहा था और छोटी चमत्कारी गोलियां बनाने के लिए मशीनें चल रही थीं। लेकिन उसने अभी के लिए बड़ी योजना को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसे वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। उसे लिली को गोली देनी थी। मैं उसे दर्द में नहीं रख सकता, खासकर तब जब उसने मुझे ऐसा मौका दिया है, उसने सोचा और पास की वेंडिंग मशीन के पास चला गया। उसने $1 निकाला और पानी की एक बोतल खरीदी। फिर मैनुअल के फंक्शन का उपयोग करके उसने 7 गोलियों का एक पैकेट खरीदा और उसे अपनी जेब में रख लिया। सब कुछ हाथ में लेकर वह वापस कक्षा में चला गया। लिली के बैठने वाली पंक्ति में पहुंचकर उसने उसके बगल में बैठी लड़की की ओर देखा। क्या आप बुरा मान जाएंगी अगर मैं यहाँ एक पल के लिए बैठ जाऊं? उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और एक अलग सीट पर बैठ गई। उसके गाल अप्रत्याशित बातचीत से गुलाबी हो गए थे। बेशक, इसे ले लो, उसने बुदबुदाते हुए कहा और दूर जाते हुए उसने एक और नज़र उस पर डाली। नूह लिली के पास बैठ गया, जो स्पष्ट रूप से असहज थी। उसके सामान्य शांत चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसने गोलियों का पैकेट और पानी की बोतल निकाली और उसे हल्के से धक्का देकर उसकी मेज पर रख दिया। लो, इनमें से एक पानी के साथ ले लो, उसने धीरे से कहा, ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। ये किस लिए है? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में जिज्ञासा का भाव था। वह थोड़ा और करीब झुका और अपनी आवाज़ को और भी कम कर लिया। ऐंठन के लिए, उसने धीरे से कहा। उसका स्वर सीधा लेकिन कोमल था। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई और उसने सिर हिलाया, धीरे से पैकेट खोला। पानी के साथ एक गोली निगलते हुए उसने खुद को और अधिक तकलीफ के लिए तैयार किया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि 1 मिनट के भीतर ही उसका दर्द गायब हो गया और उसके शरीर में एक शांत गर्मी फैल गई। उसने अनैच्छिक रूप से राहत की एक छोटी सी सांस छोड़ी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने नूह की ओर देखा, जो एक मनोरंजक भाव से उसकी प्रतिक्रिया देख रहा था। मैं चाहती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा और पैक को देखते हुए चुप हो गई। नूह ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और बची हुई गोलियां अपनी पहुंच से दूर रखीं। क्या चाहिए? उसने पूछा, आंखों में शरारती चमक के साथ अनभिज्ञता का नाटक करते हुए। लिली ने गोलियों के पैकेट की ओर इशारा किया, उसकी निगाह स्थिर थी। वे वास्तव में काम करते हैं। क्या मैं उन्हें ले सकती हूँ? हल्की सी हंसी के साथ उसने पैकेट उसे थमा दिया। ये तुम्हारे हैं, इन्हें ले लो। वह झिझकी, फिर सिर हिलाया, अभी भी स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी। तुम्हें ये सब कहाँ से मिले? वह पीछे की ओर झुका और उसे एक चंचल, लगभग षड्यंत्रकारी मुस्कान दी। ये, मेरी प्यारी लिली, एक रहस्य है, उसने जवाब दिया, उसकी हैरान अभिव्यक्ति का आनंद लेते हुए। वह एक पल के लिए रुकी और फिर शिक्षक की ओर मुड़ी, लेकिन एक आखिरी नज़र उन पर डाले बिना नहीं रही।
जब वह कक्षा से बाहर निकला तो वह संतुष्टि की एक रोमांचकारी अनुभूति महसूस किए बिना नहीं रह सका। यदि किसी को लगता था कि वह बस अपने सहपाठी की मदद कर रहा था तो वह गलत था, क्योंकि वह जो कुछ करने जा रहा था उसकी पूरी क्षमता उसे ही पता थी। अब जब गोलियों का पैकेट लिली के पास था तो उसे पता चल गया कि उसने संभावनाओं की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है। नूह एक सुनसान सीढ़ी की दीवार के सहारे लापरवाही से झुका हुआ था। सीढ़ियों से नीचे छात्रों की आवाज़ें धीमी होकर एक शांत गुनगुनाहट में बदल रही थीं और वह अपने विचारों को भटकने दे रहा था। उसने अपने हाथ जेबों में डाल लिए, उसका चेहरा शांत था, लगभग अस्पष्ट, और वह अपने आप से बुदबुदा रहा था, लिली के पास उस गोलियों के पैकेट के होने से मैं 2 बातें पता लगा सकूंगा। उन्होंने उस कथन को हवा में लटका दिया और उसे अपने मन में घुमाते रहे। प्रत्येक शब्द में एक विशिष्ट उद्देश्य छिपा था। उन्होंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि छोटी छोटी महत्वहीन लगने वाली क्रियाएं भी बाहर की ओर लहरें पैदा कर सकती हैं, जो आकस्मिक नहीं होती। यह उन मौक़ों में से एक था। वह जानता था कि लिली अपने माता पिता को गोली दिखाने में संकोच नहीं करेगी, उसके जैसे लोग समझदार होते हैं, और वह निस्संदेह अपने क्लासमेट के बारे में बात करेगी जिसने उसे बिना किसी बाजार के चमत्कारी गोली दी थी। लिली का परिवार सिर्फ अमीर ही नहीं था, बल्कि वे शक्तिशाली भी थे। उनके पास ऐसे संबंध थे जो शहर में किसी व्यक्ति के प्रभाव को बनाया बिगाड़ सकते थे। उन्हें जल्द ही गोली के बारे में पता चला और उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण दर्द निवारक नहीं है। यहीं से नूह की असली परीक्षा शुरू हुई। अपने मन में वह पहले से ही सभी परिदृश्यों की कल्पना कर सकता था, जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने निहितार्थ थे। वह दबी हुई हंसी में हंस पड़ा, उसके मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। पहली चीज जो वे करने की कोशिश करेंगे वह है कोड को तोड़ना, गोली को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करना और खुद के लिए इसे बनाना। लेकिन ये काम नहीं करेगा। गोली की संरचना मौलिक रूप से अलग है, जो उनके रसायनज्ञों की समझ से परे है। वह जानता था कि सिस्टम द्वारा उत्पादित पाउडर सिर्फ सामग्री का मिश्रण नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो स्वाभाविक रूप से अलौकिक था, ऐसा पदार्थ जो सामान्य विज्ञान को चुनौती देता था। अगर वे इसे डिकोड करने की कोशिश करते तो वे अनिवार्य रूप से असफल हो जाते, क्योंकि उन्हें इसकी असंभव रासायनिक संरचना का सामना करना पड़ता। और जब वे असफल होते तो वह कल्पना कर सकता था कि निराशा बढ़ती जा रही है, जो उन्हें उसे खोजने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन संभवतः एक अंतर्निहित आक्रोश के साथ। वे शायद साझेदारी की आड़ में कोई सौदा करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नूह को बेहतर पता था। वे उसे इस्तेमाल करने का कोई तरीका ढूंढ रहे होंगे जब तक कि वे उसे दोहरा न सकें, और अंततः जब उसकी ज़रूरत न रह जाए तो उसे त्याग दें। नूह की निगाहें तेज हो गईं, उसकी आंखों में बर्फ की चमक थी। जैसे ही वह आगे झुका, उसकी आवाज़ और भी धीमी हो गई। अगर वे इस इरादे से मेरे पास आए तो वे बाहर हो गए। मुझे ऐसे अधीनस्थों की ज़रूरत नहीं है जो मुझे बेकार समझते हैं। वे सिर्फ बेकार के बोझ की तरह होंगे जो पहला मौका मिलते ही मुझे धोखा दे सकते हैं। वह रुक गया और अपनी योजना के दूसरे पहलू पर विचार करने लगा। दूसरी संभावना, और जिसकी उसे उम्मीद थी, ये थी कि वे गोली को एक अपूरणीय संपत्ति के रूप में पहचान लेंगे और जल्द ही उससे संपर्क करेंगे। लिली के पास जिस तरह की व्यापारिक सूझबूझ और दूरदर्शिता थी, उसके साथ कोई भी समय बर्बाद नहीं करेगा। वे जानते थे कि हिचकिचाहट का मतलब है अवसर खोना। नूह मुस्कुराया, उसकी उंगलियां उसकी जेब में रखे फ़ोन के किनारे को बेखबर तरीके से छू रही थीं। वे संभवतः कल शाम तक मुझसे संपर्क करेंगे। वे इस गोली को उसके वास्तविक रूप में देखेंगे, एक सुनहरा अवसर जिसे वे खोना नहीं चाहेंगे। यदि वे समझदार हैं तो वे ईमानदारी से मुझसे संपर्क करेंगे, जल्दी से जल्दी इसमें शामिल होना चाहेंगे और विशिष्टता प्राप्त करना चाहेंगे। अगर वे सच्ची दिलचस्पी से उसके पास पहुंचे, उसे कमतर आंकने की कोशिश न करें, तो उसे पता चल जाएगा कि वे साथ मिलकर काम करने के बारे में गंभीर हैं। और अगर वे खुद को वफादार साबित करते हैं तो शायद, उसने सोचा, उनकी योजनाओं में उनका स्थान होगा। लेकिन अगर वे उसे एक अस्थायी संपत्ति के रूप में मानने का संकेत भी देते हैं तो वह बिना किसी दूसरे विचार के उन्हें त्याग देगा। ये सब उसके दिमाग में नाच रहा था। प्रत्येक विकल्प की जटिलताएं शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह एक साथ बुनी जा रही थीं। इनाम मिलने के क्षण से ही उसे पता था कि इसका असली मूल्य गोली में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करता है। सिस्टम के उपहार उतने ही शक्तिशाली थे जितना कि उन्हें इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। कोई भी अन्य व्यक्ति खाली बाजार में एक साधारण दर्द निवारक गोली को अंकित मूल्य पर ले सकता था, लेकिन उन्होंने अपने सामने प्रभाव का एक जाल फैला हुआ देखा, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने, उनकी निष्ठाओं को परखने और उनके व्यक्तित्व को परखने का मौका। आखिरकार उन्होंने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, शब्द लगभग अस्पष्ट थे, व्यवस्था आपको उपकरण देती है, लेकिन साम्राज्य का निर्माण करना आपके ऊपर है। उसके होठों पर एक छोटी सी शैतानी मुस्कान उभर आई। उसकी आंखें फड़क रही थीं, दृढ़ और केंद्रित। जैसे ही उसने शब्दों को चुपचाप लेकिन इतने जोर से कहा कि हवा जम गई। खेल आरंभ किया जाए। दीवार से खुद को धकेलते हुए उसके होठों पर मुस्कान खेल रही थी। फिर वह मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे गायब हो गया, केवल उसके कदमों की गूंज जो आने वाली घटना की भयावह याद दिला रही थी।
और कहीं शांत छाया में ऐसा महसूस हुआ मानो दुनिया अपनी सांस रोके हुए थी, ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि नूह आगे क्या करेगा। स्कूल का दिन धीरे धीरे बीत गया और जल्द ही दोपहर के भोजन का समय आ गया। नूह ने अपना बैग एक कंधे से नीचे उतारा और उसे लंच टेबल पर एक झटके से गिरा दिया। वह आगे की ओर झुका, मुस्कुराया और एक नया चिकना बॉक्स निकाला और उसे एडेन की ओर बढ़ाया। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, उसने कहा, उसकी आवाज़ में शरारत भरी चंचलता थी। एडेन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा चमक उठा जब उसने नूह के हाथ में बॉक्स देखा। नहीं, उसने बुदबुदाया, उसके गाल अभी भी चिकन पंखों से भरे हुए थे। उसने जल्दी से निगल लिया, मुश्किल से चबाया। तुम्हें समझ में आया? नूह ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, ये लो, बहुत समय से वादा किया गया आईफोन 15 प्रो मैक्स, उसने उसे सौंपते हुए कहा, राहत महसूस करते हुए कि आखिरकार उसने उसे दे दिया। एडेन के चेहरे पर विस्मय और अविश्वास दोनों ही भाव थे जब उसने डिब्बा पकड़ा। भाई, क्या तुम गंभीर हो? उसने नूह की ओर देखा, उसकी आंखें प्रशंसा और उत्साह के मिश्रण से चौड़ी हो गई थीं। हाँ हाँ, बहुत उत्साहित मत होइए, नोआ ने मुस्कुराते हुए कहा। आईफोन 16 जल्द ही आने वाला है। और सब कुछ, इसलिए यह मत सोचिए कि आप एक पुराने फ़ोन के साथ बहुत बढ़िया हैं। एडेन ने उसे घूरा, फिर आंखें घुमाईं, सिर हिलाया। तुम एक बिगड़ल दूसरी पीढ़ी के अरबपति की तरह व्यवहार कर रहे हो या कुछ और? उसने हंसते हुए कहा, फिर मुस्कुराया, षड्यंत्रकारी ढंग से आगे झुका। मेरा मतलब है, तुमने मुझे एक आईफोन 15 प्रो मैक्स ऐसे थमा दिया जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। और तुम चाहते हो कि मैं खुश न रहूं? नूह ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। अरे, तुम्हें यूट्यूब चैनल के लिए इसकी ज़रूरत है ना? बस इतना ही कह रहा हूँ, ज़्यादा सहज मत बनो। उसने आधी मुस्कान बिखेरी। एडेन ने नकली आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। आप किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अभी यह उपहार दिया। एडेन ने कहा, मैं इस बुरे लड़के का उपयोग अंततः उस यूट्यूब चैनल को शुरू करने के लिए करने जा रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा था। वह चुप हो गया, उसकी आंखें चमक रही थीं। मुकबैंग वीडियो? यार, मैं मुकबैंग करने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है, मैं बहुत खाता हूँ, तो क्यों न इसे अपने समय के लायक बना लिया जाए, है ना? डिंग, अल्टीमेट चॉइस सिस्टम सक्रिय हो गया है। उसने अपनी आंखों से उन विकल्पों को देखा जो उसके दिमाग में कौंध रहे थे। विकल्प 1, एडेन को उसका पहला वीडियो फिल्माने में मदद करें और उसे वायरल बनाएं। पुरस्कार, मध्यवर्ती विपणन कौशल, बुनियादी सिनेमाई कौशल। विकल्प 2, एडेन को अपने हाल पर छोड़ दो, वह खुद ही अपनी समस्या सुलझा लेगा। पुरस्कार, बुनियादी विपणन कौशल। विकल्प 3, एडेन को उसके पहले वीडियो पर सलाह दें। नूह की आंखें चमक उठी जब उसने विकल्पों को पढ़ा। उसके लिए यह कोई सवाल ही नहीं था, उसने विकल्प 1 चुना। डिंग, इंटरमीडिएट मार्केटिंग कौशल और बुनियादी सिनेमाई कौशल पुरस्कृत। कौशल प्राप्त करने के बाद नोआ को लगा कि वह किसी भी वीडियो को फिल्मा सकता है और उसे किसी भी समय वायरल कर सकता है। बाजार की रणनीति, कैमरा एंगल और लाइटिंग एंगल सभी उसके दिमाग में घूम रहे थे और वायरल क्लिप बना रहे थे। एडेन एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी नहीं बदला, जिसने कभी भी उसके साथ कोई अलग व्यवहार नहीं किया, चाहे कुछ भी हो। वह वफादारी गहरी थी और नूह उसे सफल होने में मदद करना चाहता था। एडेन उन कुछ दुर्लभ लोगों में से एक था जिनका नूह ने अवचेतन रूप से फायदा उठाने या शतरंज के मोहरे का उपयोग करने की कोशिश नहीं की। नूह ने एडेन की ओर देखा, जो बॉक्स की ओर देख रहा था और ध्यान से अपनी उंगलियों को किनारों पर चला रहा था। अरे, नोआ ने कहा, क्या मैं पहले वीडियो में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हम इसे साथ में फिल्मा सकते हैं और मैं इसे वहां तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एक बड़ा लॉन्च, कुछ ऐसा जिसके बारे में हर कोई बात करे। एल्डेन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? मुझे लगा कि तुम बहुत व्यस्त होगे या कुछ और होगा। नूह ने कंधे उचकाए, अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। अच्छा, इसके बारे में सोचो। तुम जो करते हो उसमें अच्छे हो और मुझे मार्केटिंग का थोड़ा अनुभव है। साथ ही तुम कोई आम आदमी नहीं हो, मैं तुम्हें वहां कमाल करते देखना चाहता हूँ। एडेन मुस्कुराया, उसके चेहरे पर उत्साह लौट आया। ठीक है, हम ये करेंगे। हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो इतना बढ़िया होगा कि यह सबको चौंका देगा। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें क्या हुआ। नूह मुस्कुराया, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही रणनीति बनाने में लगा हुआ था। इस विकल्प से उसे जो मार्केटिंग कौशल प्राप्त होगा, उससे वह एडेन के चैनल को उन तरीकों से बढ़ावा दे सकेगा जो वह खुद नहीं कर सकता था। उसने व्यूज की बाढ़, सब्सक्राइबर की बाढ़ की कल्पना की। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होगा, यह एक ब्रांड, एक सीरीज, कुछ ऐसा होगा जिसके वफादार अनुयायी होंगे। एडेन पहले से ही जोर जोर से विचार मंथन कर रहा था। शायद मैं पहले वीडियो के लिए कुछ मसालेदार चुनौतियां या कुछ बड़ा करूं। शायद रेमन का एक बड़ा कटोरा या ऐसा ही कुछ हास्यास्पद। तुम्हें लगता है कि इससे ध्यान आकर्षित होगा? हम निष्पक्ष रूप से कहें तो ये ध्यान आकर्षित नहीं करेगा।
हमें संतृप्त बाजार में ट्रैफिक की आवश्यकता है और ट्रैफिक पाने के लिए आपको अद्वितीय होने की आवश्यकता है और मुझे ठीक ठीक पता है कि आपको क्या चाहिए, नूह ने कहा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी शैतानी मुस्कान उभर आई। एडन की आंखें चमक उठीं जब वह नूह के विचार से मोहित होकर झुक गया। तो तुम क्या सोच रहे हो यार? नूह की आंखों में एक दुष्ट सी चमक उभरी। अगर आप चाहते हैं कि लोग देखें तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो पहले किसी ने न देखा हो। हमें एक ट्विस्ट चाहिए, कुछ अप्रत्याशित। एडेन ने अपना सिर झुकाया, भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कोई ट्विस्ट? बिल्कुल, नोआ ने जवाब दिया। कुछ पागलपन भरा, अतिशयोक्तिपूर्ण, कुछ ऐसा जिससे लोग वीडियो पर क्लिक करें, बस ये देखने के लिए कि क्या आप वाकई ऐसा कर सकते हैं, या कुछ ऐसा जो सामान्य से हटकर हो। एडेन की मुस्कुराहट से उसकी आंखों में उत्साह फैल गया। ठीक है, तो फिर मैं इस पर तुम पर भरोसा करूंगा। हम इसे तुम्हारे तरीके से करेंगे। नूह ने सिर हिलाया। अच्छा, चलो इसे कल के लिए तय कर लेते हैं। आज मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मेरे लिए ये कारगर है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, एडेन ने सहमति जताते हुए कहा। वह अपने दिमाग में अगले कदमों की योजना बना रहा था। उन्होंने हाथ मिलाते हुए एक दूसरे को अलविदा कहा, फिर दिन बीतने के साथ ही अलग हो गए। आखिरकार आखिरी पाठ की घंटी बजी, जो कक्षाओं के खत्म होने का संकेत था। नूह ने मुश्किल से अपना बैग पैक किया था जब उसने लिली को अपनी ओर आते देखा। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि वह किस बारे में बात करने आ रही है। नूह, उसने कहा, उसके स्वर में थोड़ी सी तत्परता थी, मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती थी। क्या तुम फ्री हो? हाँ, जरूर, उसने लापरवाही से जवाब दिया, अपना बैग एक कंधे पर लटकाते हुए। चलो बाहर जाते समय बात करते हैं। वे एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे, बिल्डिंग से बाहर निकलने वाले छात्रों की भीड़ के बीच से होते हुए। उसने अपनी निगाह आगे की ओर रखी, मानो वह अपने शब्दों को सावधानी से चुन रही हो। आपने मुझे पहले जो गोली दी थी उसके बारे में मैंने अपने पिता को बताया था, उसने अंत में कहा। उन्होंने पूछा कि क्या इसका कोई दुष्प्रभाव है, और मैं पहले आपसे पूछना चाहती थी। नूह ने अपना सिर हिलाया, उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कोई साइड इफेक्ट नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूं। अगर कोई साइड इफेक्ट भी हुआ तो मैं जो चाहूं करूंगा। उसका लहजा आत्मविश्वास से भरा था, लगभग चुनौतीपूर्ण, मानो वह उसे कोई कमी ढूंढने की चुनौती दे रहा हो। लिली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने सिर हिलाया, उसकी निगाहों में प्रशंसा की झलक दिखी। मैं समझती हूँ, इससे यह और भी प्रभावशाली हो जाता है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि यह अद्भुत है। वे कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे, फिर उसने कहा, मेरे पिताजी जानना चाहते थे कि क्या तुम आज रात के खाने के लिए आ सकोगे। अगर तुम उपलब्ध हो तो वे तुमसे मिलना चाहेंगे। नूह ने एक भौं उठाए, अपनी जिज्ञासा को एक विचारशील नज़र से छुपाया। तो उसके पिता पहले से ही अपना कदम उठा रहे हैं। यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज था, वह काफी निर्णायक है, उसने मन ही मन सोचा। ये प्रभावशाली था, वे झाड़ियों के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे थे। उसने नज़र घुमाई और उसके निमंत्रण पर विचार करने का नाटक किया। मुझे पहले कुछ काम निपटाने हैं, लेकिन हाँ, मैं बाद में भी आ सकता हूँ। बस मुझे अपना पता भेज दो और मैं जब वहाँ पहुँचूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। लिली ने सिर हिलाया और अपना फ़ोन निकाला। मैं तुम्हें जिप कोड भेज दूंगी। जब तुम पास हो तो मुझे फ़ोन करना। अच्छा लगता है, नूह ने जवाब दिया, उसे तेज़ गति से टाइप करते हुए देखते हुए। उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और वह जाने के लिए मुड़ा। जब वे अलग हो रहे थे तो उसने अपने आसपास हो रही फुसफुसाहटों को सुना। अरे, क्या तुमने देखा? नूह और लिली एक साथ बाहर जा रहे हैं। वह तेजी से आगे बढ़ रहा है न? पहले तो वह उसकी मदद कर रहा है, अब वे व्यावहारिक रूप से अविभाज्य हैं। आह, स्मार्ट और सुंदर होना अच्छी बात होगी, एक और ने ईर्ष्या से कहा। तीसरे छात्र ने सिर हिलाते हुए आह भरी। ये तो उन रोमांस मंगा की तरह है। मैं कसम खाता हूँ, जिंदगी वाकई अन्यायपूर्ण है। नूह ने उनकी बकबक को अनसुना करते हुए गेट से होते हुए अपनी बहन के स्कूल की ओर कदम बढ़ाया। वह ठीक उसी समय पहुंचा जब छोटे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला गया था, और उसने देखा कि वह दौड़कर उसके पास आए और उसकी मुस्कान खिल उठी। नूह, उसने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं? उसने अपनी आंखें चौड़ी करके और मासूमियत से आइसक्रीम ट्रक की ओर इशारा करते हुए कहा। बेशक हम कर सकते हैं, उसने उसके सिर को धीरे से थपथपाते हुए कहा। चलो कुछ आइसक्रीम खाते हैं और फिर घर चलते हैं। वाह, आइसक्रीम ट्रक के पास पहुंचकर परोसने वाले व्यक्ति ने पूछा, तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए, छोटे? मुझे कुकीज़ और क्रीम फ्लेवर चाहिए, जिसके ऊपर किटकैट और चॉकलेट स्प्रिंकल्स हों। इसे बड़ा कोन बनाए सर, धन्यवाद। एमिली ने जवाब दिया। मैं वैनिला आइसक्रीम लूँगा, नूह ने कहा और उसे कोन की कीमत बताई। ये लीजिए, परोसने वाले व्यक्ति ने कहा और 2 स्वादिष्ट दिखने वाले कोन नूह को थमा दिए। एमिली को आइसक्रीम देने के बाद वे घर जाने से पहले पास की एक बेंच पर बैठकर आइसक्रीम का आनंद लेने लगे।
कैरोलीन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एमिली तेजी से आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। माँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, उसने अपनी माँ की कमर पर हाथ रखते हुए कहा। कैरोलीन झुकी और उसे गले लगा लिया। मुझे भी तुम्हारी याद आई, बेटा। स्कूल कैसा था? ये बहुत अच्छा था। घर आने से पहले मैंने नोहा के साथ आइसक्रीम भी खाई थी। ये बहुत स्वादिष्ट था, एमिली ने उत्साह से उछलते हुए जवाब दिया। कैरोलीन ने एमिली के चेहरे से बालों की कुछ लंटें हटाते हुए हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। अब जाओ और अपने हाथ धो लो और अपने कपड़े बदल लो। हम आज बाहर जा रहे हैं। एमिली का चेहरा चमक उठा जब उसने अपने जूते उतारे और हॉल से नीचे की ओर भागी। उसके कदमों की आवाज़ सीढ़ियों तक गूंज रही थी। उसे देखते हुए नूह ने अपनी माँ की ओर देखा, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं, माँ? कैरोलीन ने उसे आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं पूरे सप्ताह व्यंजनों का अभ्यास करती रही हूँ और मुझे यह अच्छा लग रहा है। अच्छा, नूह ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी कपड़े बदलने जा रहा हूँ। हम थोड़ी देर में निकलेंगे। इसके तुरंत बाद पूरा परिवार कार में सवार हो गया और वे एनके गवर्नमेंट की ओर चल पड़े। पहुंचने पर नूह को परिचारक की आंखों में पहचान की हल्की सी चमक दिखाई दी। उसने जल्दी से परिचारक की नज़रों से नज़रें मिलाईं और अपने सिर को हल्के से हिलाया। यह एक मौन संकेत था कि बातों को शांत रखा जाए। अटेंडेंट ने तुरंत ही संकेत समझ लिया और एक विनम्र मुस्कान के साथ परिवार की ओर मुड़ा। नमस्कार, मैं आप सबकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? मेरी माँ शेफ पद के लिए नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रही हैं, नोआ ने सहजता से उत्तर दिया। अटेंडेंट ने सिर हिलाया। ओह, बिल्कुल, एक मिनट रुको, मैं डिप्टी मैनेजर को बुलाकर तुमसे बात करवाता हूँ। वह जल्दी से चला गया, परिवार को प्रवेश द्वार के पास खड़ा छोड़कर। डेविड ने डाइनिंग एरिया में चारों ओर नज़र घुमाई, स्टाइलिश सजावट और हल्की रोशनी को देखा। यह एक अच्छी जगह है, उसने टिप्पणी की। ये शांत, आरामदायक है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ काम करने में मज़ा आएगा, कैरोलीन। कैरोलीन ने चारों ओर देखा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। ये बिल्कुल वैसी ही जगह है जहाँ मैं काम करना पसंद करूंगी। नूह एक हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था और अपने माता पिता को ये सब देखते हुए देख रहा था। कुछ ही क्षणों बाद उपप्रबंधक प्रकट हुआ और जब नूह ने देखा कि वह कौन था तो वह मुस्कुराए बिना न रह सका। जॉर्ज, डेविड ने कहा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसने एडेन के पिता को पहचान लिया था। आप यहाँ डिप्टी मैनेजर हैं। आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? जॉर्ज ने नूह की तरफ देखा, उसकी सूक्ष्म नज़र को पकड़ लिया जो स्पष्ट रूप से कह रही थी, कोई भी विवरण मत बताना। जॉर्ज ने शर्मीली मुस्कान के साथ अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए साथ दिया। ठीक है, मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ काम शुरू किया है। अभी तक सभी से मिलने का मौका नहीं मिला है, तुम्हें पता है। डेविड ने हंसते हुए कहा, फिर भी यह आश्चर्य की बात है। तो आप ही कैरोलीन का इंटरव्यू लेंगे? जॉर्ज ने सिर हिलाया, फिर डेविड की ओर मुड़ने से पहले नोआ की ओर एक त्वरित नज़र डाली। हाँ, हम बस कुछ सवाल और एक त्वरित खाना पकाने का परीक्षण करेंगे। बहुत सीधी बात है। डेविड ने उसके कंधे पर थपथपाया। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, जॉर्ज। तुम्हारे जैसे पड़ोसी होना अच्छी बात है। जॉर्ज ने एक शालीन मुस्कान दी। कोई बात नहीं, डेविड। हम व्यावहारिक रूप से एक परिवार हैं। पड़ोसी की मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नूह ने इस बातचीत को एक मनोरंजक नज़र से देखा। उसके पिता, जो अभी भी स्थिति की वास्तविकता से अनजान थे, पूरी तरह से सहज लग रहे थे। दूसरी ओर कैरोलीन राहत और उत्साह से भरी दिख रही थी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, कैरोलीन, जॉर्ज ने रसोई क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने गहरी सांस ली, फिर नूह और डेविड की ओर मुड़ी। मुझे शुभकामनाएं दो। शुभकामनाएं, माँ, नूह ने सहायक मुस्कान बिखेरते हुए कहा। तुमने ये कर दिखाया, कैरोलीन। डेविड ने उसे प्रोत्साहित करते हुए सिर हिलाया। कैरोलीन ने जॉर्ज के पीछे जाने से पहले उन पर मुस्कुराहट बिखेरी। जब वे उसे जाते हुए देख रहे थे, डेविड ने संतुष्ट भाव से नूह की ओर रुख किया। ये जानकर अच्छा लगा कि जॉर्ज चीज़ों की देखरेख करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। नूह ने सिर हिलाया और दीवार के सहारे आराम से इधर उधर देखने लगा। हाँ, एडेन के पिता एक अच्छे आदमी हैं। कैरोलीन और जॉर्ज के रसोई से बाहर आने में 1 घंटा बीत गया। कैरोलीन का चेहरा उत्साह और अविश्वास के भाव से चमक रहा था। उसे देखकर डेविड उछल पड़ा, उसके चेहरे पर चिंता और प्रत्याशा दोनों ही भाव थे। कैसे हुआ? उसने उसके चेहरे को खोजते हुए पूछा। कैरोलीन ने एक बड़ी, लगभग आंसू भरी मुस्कान बिखेरी। मुझे काम मिल गया, डेविड। मुझे नौकरी मिल गई, उसने कहा, और उसकी बाहों में समा गई। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। डेविड ने उसे अपने पास रखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, कैरोलीन। तुमने ये कर दिखाया। मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगी, उसने कहा, उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी।
मुझे इतना गर्व है कि मैं फूट पड़ूं। नूह पास ही खड़ा था, उसके होठों पर मुस्कान थी जब वह अपने माता पिता को देख रहा था। बहुत बढ़िया माँ, उसने कहा, उसकी आवाज़ शांत गर्व से भरी हुई थी। कैरोलीन ने डेविड को अभी भी पकड़े हुए उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। धन्यवाद प्रिय, अगर तुम लोगों ने मेरा हौसला नहीं बढ़ाया होता तो मुझे कोशिश करने का भी आत्मविश्वास नहीं होता। नूह ने उसे हल्के से सिर हिलाया, उसकी मुस्कान बढ़ती गई। तुम्हारी प्रतिभा है माँ, ये केवल समय की बात है कि लोग इसे पहचान लेंगे। जॉर्ज ने अपना गला साफ किया, उसके होठों पर मुस्कान थी क्योंकि वह परिवार को जश्न मनाते देख रहा था। बधाई हो कैरोलीन और डेविड, तुम्हें पता होना चाहिए हमने सब कुछ ठीक कर लिया है। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं और कैरोलीन का आधिकारिक शुरुआती वेतन $5000 प्रति माह होगा। डेविड का जबड़ा थोड़ा खुला रह गया। 5000, उसने फिर से कहा, वह स्पष्ट रूप से अचंभित था। यहाँ तक कि एमिली, जो चुपचाप पास ही बैठी थी, उसने भी अपनी आंखें बड़ी कर लीं और फुसफुसाते हुए कहा, यह बहुत सारा पैसा है। कैरोलीन, जो पहले ही यह खबर सुन चुकी थी, हल्की सी हंसी। मुझे पता है, मैं भी अभी भी इस पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। जॉर्ज ने उनकी प्रतिक्रिया पर ठहाका लगाया। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि यह एक चोरी है। हमारे हेड शेफ कैरोलीन वास्तव में बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी को रसोई को इतनी अच्छी तरह से संभालते हुए नहीं देखा, इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि आपको हमारे सूस शेफ के रूप में लाया जाए। चीक उनके नीचे। हेड शेफ ऐसे शीर्षक आसानी से नहीं देते। डेविड ने अपना सिर हिलाया, वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने कैरोलीन के हाथों को अपने हाथों में लिया था। एक सूस शेफ, यह आश्चर्यजनक है कैरोलीन, तुम इसके हर हिस्से की हकदार हो। तुमने बहुत मेहनत की है और अब हर कोई देख सकता है कि मैं हमेशा से क्या जानता था, तुम असाधारण हो। कैरोलीन की मुस्कान नर्म थी, लगभग शर्मीली। धन्यवाद डेविड, मैं इतने लंबे समय से अपने परिवार के लिए खाना बना रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह की चीज़ बन जाएगी। जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हमारे मुख्य शेफ ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक आम रसोइया नहीं हैं, आप में इसके लिए एक वास्तविक सहजवृत्ति है। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप सीख सकते हैं, यह ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर है, और कैरोलीन, आप में यह निश्चित रूप से है। डेविड ने उसके हाथ कसकर उसे अपने पास खींच लिया। देखा, मुझे शुरू से ही पता था कि तुम कुछ खास हो, और अब बाकी सभी लोग भी इसे देखेंगे। नूह ने उन्हें देखा, उसके चेहरे पर एक छोटी लेकिन सच्ची मुस्कान थी। वह जानता था कि उसकी माँ सक्षम है, लेकिन हर किसी को ये स्वीकार करते हुए सुनना उसे न्यायोचित लगा। माँ, आप यहाँ बहुत बढ़िया काम करेंगी। वे भाग्यशाली हैं कि आप उनके पास हैं। कैरोलीन ने आगे बढ़कर नूह का हाथ दबाया। धन्यवाद प्रिय, ऐसा नहीं होगा। यदि आपका मुझ पर विश्वास न होता तो ये सब कुछ न होता। जॉर्ज ने उन दोनों के बीच नज़र घुमाई, फिर भी मुस्कुराता हुआ। खैर, हम भाग्यशाली हैं कि तुम हमारे साथ हो कैरोलीन। मुझे लगता है कि तुम यहाँ एंस गॉमेट में पूरा माहौल बदलने जा रही हो। एमिली ने उत्साह से अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, माँ, क्या हम कभी कभी रेस्तरां में आकर आपको खाना बनाते हुए देख सकते हैं? मैं आपको काम करते हुए देखना चाहती हूँ। कैरोलीन ने जॉर्ज की तरफ देखा जिसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। बेशक, वह जब चाहे आ सकती है। मैं मालिक की छोटी बहन को कैसे मना कर सकता हूँ? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं वस्तुतः मौत को आमंत्रित कर रहा हूँ, जॉर्ज ने सोचा, जब उसने नूह की ओर देखा जिसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। कैरोलीन ने एमिली के बालों को सहलाते हुए हंसते हुए कहा, लगता है तुम कर सकती हो हनी। डेविड ने कैरोलीन के कंधों पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहा, लगता है अब से हम यहाँ नियमित रूप से आएंगे। और चिंता मत करो जॉर्ज, हम विवेकशील प्रशंसक रहेंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं, उसने आंख मारते हुए कहा। जॉर्ज ने हंसते हुए उसे विदा किया। आपका कभी भी स्वागत है। कैरोलीन ने उन पर नज़र डाली, उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से झिलमिला रही थीं। आप सभी का शुक्रिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आखिरकार किसी ऐसी चीज़ की ओर कदम बढ़ा रही हूँ जो मेरी है। नूह संतुष्ट और तृप्त महसूस कर रहा था। उसकी माँ उस रास्ते पर थी जिसकी वह हकदार थी, एक ऐसा रास्ता जो उसे चमकने और अपनी उत्कृष्टता दिखाने का मौका देगा। अगर वह लगातार परिवार की देखभाल न करती तो वह सिर्फ एक घरेलू रसोइया नहीं होती, बल्कि एक विश्वस्तरीय शेफ होती, और नूह उसमें सुधार करना चाहता था और उसे वह अवसर देना चाहता था जिसकी वह हकदार थी। जॉर्ज के साथ थोड़ी बातचीत के बाद रेस्तरां से बाहर निकलते हुए नोआ ने अपने परिवार के घर के लिए उबर बुक किया। माँ, पिताजी, आप लोग पहले घर जाइए। मुझे एक सहपाठी के घर रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया है। आज मैं संभवतः देर से आऊँगा, नोआ ने कहा। ठीक है बेटा, सुरक्षित रहो, डेविड ने कहा। उबर को अपने परिवार के साथ सड़क पर गायब होते देखने के बाद नोआ के चेहरे पर भाव बदल गए। जो गर्मजोशी उसने पहले दिखाई थी वह गायब हो गई जब वह रेस्तरां की ओर वापस मुड़ा।
कुछ चीजें थीं जिन्हें उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता थी और वह समय बर्बाद करने वालों में से नहीं था। जब वह प्रवेश द्वार से वापस लौटा तो अटेंडेंट ने उसे हल्के से झुककर अभिवादन किया। नमस्ते बॉस, उसने विनम्रतापूर्वक कहा। नूह ने उसे दृढ़ता से सिर हिलाया। सुनिश्चित करें कि मेरी माँ को कभी पता न चले कि मैं मालिक हूँ, उसने धीमी आवाज में निर्देश दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आया जाए। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है और किसी को भी उसे कमतर आंकने का अधिकार नहीं है। अटेंडेंट की आंखें समझ से चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। समझ गया सर, और अगर कोई भी आपके साथ उसके संबंध के बारे में फुसफुसाता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको तुरंत इसके बारे में पता चले, अगर ज़रूरत पड़ी तो सबूत के साथ। नूह की नज़रें उस आदमी के उत्साह से प्रसन्न होकर तेज हो गईं। अच्छा, उसने $100 का नोट अटेंडेंट के हाथ में थमाते हुए कहा। इसे अपनी मेहनत का इनाम समझो। टिप जेब में डालते ही आदमी की मुस्कान और बढ़ गई। धन्यवाद बॉस, मैं इस जगह पर आपकी आंख और कान बनूंगा, निश्चिंत रहिए। बहुत बढ़िया, नूह ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह अपनी एड़ी घुमाकर रसोई की ओर चला गया, जहां जॉर्ज शाम की शिफ्ट की तैयारियों की देखरेख कर रहा था। जॉर्ज ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या तुम कुछ भूल गए? बिल्कुल नहीं अंकल, नूह ने कहा, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। मुझे आपसे एक नया नियम घोषित करने की आवश्यकता है। अब से मेरी माँ के यहाँ रोजगार या मालिक के रूप में मेरी भूमिका पर चर्चा करना सख्त वर्जित है। कोई भी व्यक्ति जो इसे निजी तौर पर भी उठाने की हिम्मत करता है, उसे तत्काल परिणाम भुगतने होंगे। मैं चाहता हूं कि दिन के अंत तक स्टाफ के हर सदस्य को ये पता चल जाए। जॉर्ज का चेहरा गंभीर हो गया, उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं इसे संभाल लूंगा नूह। मैं तुरंत स्टाफ मीटिंग बुलाऊंगा और सभी को पता चल जाएगा कि इस बारे में बात करना वर्जित है। तुम मेरी बात मानो। नूह के होठों पर एक छोटी सी स्वीकृति भरी मुस्कान आ गई। धन्यवाद अंकल, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि वह यहाँ अपनी योग्यता के आधार पर सफल हो। जॉर्ज ने उसके कंधे पर थपथपाया। चिंता मत करो, हम उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे नूह। कोई भी सीमा से बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, नूह ने अपना कॉलर सीधा करते हुए कहा और पीछे हट गया। मुझे आप पर भरोसा है अंकल। ऐसा कहकर वह रेस्तरां से बाहर निकला और पार्किंग की ओर चला गया। वाहनों के समुद्र के बीच छत के नीचे दो कारें चमक रही थीं, उनकी काली लैम्बोर्गिनी और चांदी की लाइकन हाइपरस्पोर्ट। नूह अपनी लाइकन हाइपरस्पोर्ट की ड्राइवर सीट पर बैठ गया और अपने नीचे इंजन की गड़गड़ाहट महसूस करने लगा। वह पार्किंग से बाहर निकला और मुख्य सड़क पर पहुंचने से पहले उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर टैप किया और लिली को डायल किया। लिली ने फ़ोन उठाया, उसकी आवाज़ साफ और चमकदार थी। अरे नोहा, तुम आ रहे हो? हाँ, मुझे लगभग 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाना चाहिए, उसने जवाब दिया। बस आपको बताना चाहता था कि मैं आ रहा हूँ, लिली ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, जल्द ही मिलेंगे। नूह ने जीपीएस पर नज़र डालते हुए खुद पर मुस्कुराया। कुछ अजीब सी चीज़ ने उसकी नज़र खींची। उसका पता लगभग एक दूसरे पते से मिलता जुलता था जहां वह हाल ही में गया था। वे पड़ोसी हैं, उसने भौहें चढ़ाते हुए सोचा। उसने खुद को जोर से हंसने से बड़ी मुश्किल से रोका। तो लिली और अमेलिया एक दूसरे के ठीक बगल में रहते हैं। ये दिलचस्प हो सकता है। वह महसूस कर सकता था कि उसके दिमाग में एक के बाद एक विचार कौंध रहे थे तथा हर मील के साथ योजनाएं और आकस्मिकताएं जीवन में खिल रही थीं। जब वह राजमार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी उसके बगल में खड़ी कार से एक व्यंग्यात्मक आवाज आई जिसने उसकी बात को बाधित किया। एक फिएट मल्टीप्ला धीमी गति से लेन में चली जा रही थी। जब ड्राइवर की नज़र नोहा की कार पर पड़ी तो उसका चेहरा ईर्ष्या से भर गया। मुझे यकीन है कि वह सोचता है कि वह उस चीज़ के साथ इतना कुछ कर सकता है, आदमी ने खुद से कहा, आंखें सिकुड़ते हुए। उसके चिकने बाल उसके माथे से चिपके हुए थे और उसके चेहरे पर मुहासों का एक समूह था। शायद यात्री सीट पर भी कोई खूबसूरत गोरी महिला बैठी होगी। आंकड़े, मैं कसम खाता हूँ, कुछ लोग जो पाते हैं उसके लायक नहीं होते हैं। उसने खिड़की से बाहर थूका, मानो ऐसा करने से नूह का अपमान होगा, जो पहले ही राजमार्ग पर इतनी दूर जा चुका था कि उसे पता ही नहीं चला। शायद कोई बिगड़ल बच्चा है। डैडी के पैसे उसकी जेब में छेद कर रहे हैं। वह आदमी पीछे की ओर झुका और गैस स्टेशन के सैंडविच का एक अन्ना सा निवाला खाते हुए दबी हुई सांसों में कुछ बुदबुदाया। ये अमीर लोग हैं जो इस तरह गाड़ी चलाते हैं जैसे पूरी सड़क उनकी है। असली लोगों को इसके लिए कष्ट उठाना पड़ता है। वह ईर्ष्या और नाराजगी से भरी आह भरते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा रहा था। नूह उस आदमी की अवमानना से बेखबर कारों के बीच कुशलता से घूमता रहा और शानदार विला परिसरों के पास पहुंचते ही गति का रोमांच महसूस करता रहा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे ऊंचे दरवाजे और ऊंची दीवारें दिखाई दीं। चेकपॉइंट पर मौजूद गार्ड आगे बढ़ा, उसकी नज़रें खुले दिल से लाइकन पर टिकी रहीं। गुड आफ्टरनून सर, गार्ड ने विनम्रता से कहा, उसका व्यवहार सम्मानजनक था।
आपको अंदर जाने देने से पहले मुझे आगंतुकों की सूची देखनी होगी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ कृपया? नोहा थॉम्पसन, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, एक हाथ पहिए पर टिकाकर प्रतीक्षा कर रहा था। उसने गार्ड को देखा, जो ध्यान केंद्रित करते हुए भी थोड़ा हैरान था। नूह लगभग उसके विचारों को पढ़ सकता था। यह ऐसी कार नहीं थी जिसे आप हर दिन देखते हैं। गार्ड ने जल्दी से अपना टैबलेट चेक किया, नामों को स्क्रॉल किया। एक पल के भीतर उसने सिर हिलाया। जब उसने वापस देखा तो उसका चेहरा चमक उठा। इंतजार के लिए माफ़ी मिस्टर थॉम्पसन, आप वाकई सूची में हैं। आप प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद, नूह ने सिर हिलाते हुए कहा। जैसे ही गेट खुले, वह गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ गया। उसने अपने रियरव्यू मिरर में गार्ड की निरंतर विस्मय भरी नज़र देखी। जैसे ही वह विला परिसर के अंदर जाने वाली सड़क पर पहुंचा, उसने बुदबुदाया, ये काफ़ी सुविधाजनक है। वह अमेलिया के ठीक बगल में रहती है। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक दिलचस्प हो सकता है। नूह ने विला नंबर 10 के पास पहुंचते ही अपनी लाइकन हाइपरस्पोर्ट की गति धीमी कर दी और उसकी नज़र बरामदे के बाहर बैठे एडम पर पड़ी, जिसका ध्यान शतरंज की बिसात पर था। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो अपने स्थिर ध्यान के बावजूद काफ़ी थका हुआ दिख रहा था। उस आदमी का चेहरा थका हुआ और पीला था। उसके माथे पर गहरी लकीरें थीं, मानो वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बोझ उठा रहा हो। नूह के दिमाग ने तुरंत लक्षणों की सूची बना ली और चुपचाप संभावनाओं पर विचार करने लगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो। नूह ने खिड़कियां नीचे करते हुए सोचा। हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो। नूह ने खिड़कियां नीचे करते हुए सोचा। शुभ दोपहर अंकल एडम, आप कैसे हैं? एडम ने ऊपर देखा। उसकी नज़र कुछ पल के लिए सख्त हो गई, फिर उसने नूह को पहचान लिया। पास में खड़े पहरेदारों ने तुरंत प्रतिक्रिया की, खुद को सुरक्षात्मक तरीके से खड़ा किया और प्रशिक्षित सटीकता के साथ अपने हथियार उठाए। एडम के पिता, हालांकि स्पष्ट रूप से कमजोर हो गए थे, उन्होंने अपना सिर उठाया। उनकी आंखें तेज थीं और वे नूह को देख रहे थे। संभवतः उनकी अपनी सैन्य प्रवृत्ति जागृत हो रही थी। नूह ने नकली आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठाए। उसके होठों पर एक छोटी सी मनोरंजक मुस्कान थी। अरे शांत रहो, मैं यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आया हूँ, उन्होंने अपनी आवाज़ को शांत और सहज रखते हुए कहा। एडन को जब पता चला कि वह कौन है तो उसने तुरंत गार्डों को नीचे खड़े होने का इशारा किया। अपने हथियार नीचे कर लो, ये नूह है, उसने झल्लाहट के भाव से गार्डों को दूर भगाते हुए कहा। उन्हें ऐसा करते देख वह बुदबुदाया, आप लोगों के शोर मचाने के बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। जैसे ही तनाव कम हुआ, एडम वापस नूह की ओर मुड़ा और कुछ क्षण तक उसका अध्ययन करता रहा। अधिकांश लोग घबरा जाएंगे, उसने सोचा, खासकर जब उन पर इस तरह से बंदूकें तान दी जाएं। लेकिन वह बस ऐसे बैठा है जैसे यह एक सामान्य सैर से अधिक कुछ नहीं है। एडम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने नूह की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। नूह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। नूह की मुस्कुराहट एडम से मेल खाती थी और उसने अपनी आंखों में थोड़ी शरारत के साथ जवाब दिया। हाँ, वास्तव में मैं यहाँ आपके पड़ोसियों से मिलने आया हूँ, उसने विला नंबर 10 की दिशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा। एडम ने नूह की आवाज़ को समझते हुए ठहाका लगाया। ओह, विला नंबर 10 है न? खैर, पड़ोसियों की पसंद तो यही है, उसने एक जानकार मुस्कान के साथ जवाब दिया। ऐसा लगता है कि आपके परिचितों की संख्या काफ़ी है। नूह ने सहजता से कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं, उसने जवाब दिया। बस निमंत्रणों का अनुसरण करते हुए वे मुझे जहां ले जाएं। एडम ने भौहें उठाईं, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन उसने थोड़ा और गंभीरता से कहा, जब तुम अपनी यात्रा समाप्त कर लो तो यहाँ वापस आ जाना। पिछली बार तुमने जो किया उसके लिए मुझे तुम्हें धन्यवाद देने का उचित अवसर नहीं मिला। उसके पिता, जो चुपचाप बातचीत को देख रहे थे, अंततः बोले। उनकी आवाज़ कर्कश लेकिन स्थिर थी। क्या ये वह युवक है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, एडम? उनकी आंखें जिज्ञासा और हल्के सम्मान के मिश्रण के साथ नूह पर टिकी थीं। हाँ डैड, ये वही है, एडम ने नोहा की ओर देखते हुए जवाब दिया। वह वही है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। हालांकि उसे यहाँ फिर से देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नूह को एक मनोरंजक नज़र से देखा, लेकिन नूह को पता चल गया कि वह भी उत्सुक था। तुम सच में घूमते हो, है ना? एडम ने चिढ़ाते हुए कहा। नूह हंसा, उसका स्वर हल्का था। लगता है कि तुम ऐसा कह सकते हो। मुझे चक्कर लगाना पसंद है, उसने मुस्कराते हुए जवाब दिया। हालांकि मैं तुम्हारी इस पेशकश को स्वीकार करूंगा। मैं काम पूरा होने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। अच्छा लग रहा है, एडम ने नूह को आगे बढ़ते हुए देखते हुए कहा। जैसे ही नूह ने कार को आगे बढ़ाया, एडम के पिता शतरंज की बिसात पर झुक गए और उसे देखते रहे। उनकी भौहें सोच सोचकर सिकुड़ गईं। एडम के पिता ने मन ही मन कहा, वह बहुत दिलचस्प है, वह बच्चा लाइकन हाइपरस्पोर्ट चला रहा है।
वह साधारण नहीं हो सकता। एडम ने सिर हिलाया, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की फाइल में दावा किया गया है कि वे सामान्य लोग हैं, लेकिन ऐसी कार और जिस तरह से वे खुद को पेश करते हैं, कुछ तो ठीक नहीं लगता। उसने अपनी आंखें उस चिकनी कार के पीछे टिकाए रखीं, जो कोने में जाकर गायब हो गई, और उस पहेली पर विचार करने लगा जो नूह थी। निश्चित रूप से वह जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है। जैसे ही नूह लिली के विला के ड्राइववे में पहुंचा, उसने देखा कि सुरक्षा व्यवस्था अमेलिया के विला से बिल्कुल अलग थी। केवल 2 गार्ड थे और उनमें से किसी के पास हथियार नहीं थे। उसे लगा कि यह समझ में आता है, लिली का परिवार एक प्रमुख व्यवसायी परिवार था, जबकि अमेलिया का परिवार सेना में था। दोनों के पास सुरक्षा रखने के अपने अपने तरीके थे। एक सुरक्षा गार्ड अनिश्चित भाव से लाइकन हाइपरस्पोर्ट के पास पहुंचा। मिस्टर नोहा, उसने पूछा, मानो खुद को यह समझा रहा हो कि ऐसी दुर्लभ कार में आने वाला व्यक्ति ही वह व्यक्ति हो सकता है जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। नूह ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, यह मैं हूं। गार्ड ने सहजता से पार्किंग क्षेत्र की ओर इशारा किया। कृपया अंदर पार्क करें, सर, उसने पेशेवर मुस्कान के साथ नूह को अंदर ले जाते हुए कहा। नूह ने सिर हिलाया और लाइकन को आसानी से ड्राइववे में ले गया। जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की, उसने देखा कि एक गार्ड ने जल्दी से रेडियो पर उसके आने की सूचना दी। कुछ ही देर बाद लिली और एक आदमी जिसे नूह ने उसका पिता माना, विला से बाहर निकले और कार के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर जिज्ञासा साफ साफ दिखाई दे रही थी। हाइपरस्पोर्ट को देखते ही लिली की आंखें चौड़ी हो गईं। वह वहीं जम गई और उसे ये दृश्य समझ में नहीं आ रहा था। क्या ये सचमुच नूह है? उसने सोचा, और उसकी भौहों पर असमंजस की लकीरें उभर आईं। मैंने सोचा था कि वह, खैर, गरीब नहीं था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना अमीर होगा। लाइकन हाइपरस्पोर्ट, दुनिया में ऐसी केवल 7 ही हैं। आप इनमें से एक भी चीज़ किराए पर नहीं ले सकते। उसने अपने पिता की ओर एक त्वरित नज़र डाली, जिनकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं, लेकिन बहुत कम आश्चर्यचकित थीं। बेशक, वह परेशान नहीं है, उसने महसूस किया। वह शायद पहले से ही सोच रहा है कि यह उसके लिए क्या मायने रखता है। और वास्तव में, उसके पिता की अभिव्यक्ति आश्चर्य से कुछ अधिक गणना में बदल गई थी, क्योंकि वह एक सूक्ष्म सिर हिलाते हुए दुर्लभ कार को घूर रहा था। नूह ने उन दोनों को शांत आत्मविश्वास के साथ देखा। बहुत बढ़िया, उसने सोचा। उन्हें संदेश समझ में आने लगा है। वह कार से बाहर निकले और लिली को एक दोस्ताना मुस्कान देते हुए उसके पिता की ओर मुड़े, जो उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। नूह, आर्थर लक्सबर्ग ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने अपनी बेटी से आपके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। उसका स्वर संतुलित था, लेकिन हाथ मिलाते समय नूह उसकी निगाहों का वजन महसूस कर सकता था। ये खुशी मेरी है, मिस्टर लक्सबर्ग, नूह ने सहजता से उत्तर दिया। उसने हाथ मिलाने में दृढ़ता और सहजता का सही संतुलन बनाए रखा। उसने आर्थर के चेहरे पर आए आश्चर्य के भाव को देखा, और वह जानता था कि उसने सही प्रभाव डाला है। आर्थर ने उसे विचारमग्न दृष्टि से देखा। ये बच्चा बहुत होशियार है। लाइकन हाइपरस्पोर्ट, वह ये स्पष्ट कर रहा है कि उसे मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। उसने अपनी मुस्कान छिपाई और नूह का अध्ययन करना जारी रखा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन अगर उसके मन में कुछ न होता तो वह यहाँ नहीं होता। और तथ्य यह है कि लिली ने मुझे बताया कि वह निम्न मध्यम वर्ग का है। इसका मतलब है कि वह इस बारे में कम बोलता है, जिसका मतलब है कि वह मान्यता की तलाश में कोई अमीर लड़का नहीं है। नहीं, वह रणनीतिक है। उसने खुद को सिर हिलाया। दिलचस्प, वाकई बहुत दिलचस्प। लिली अपने शुरुआती सदमे से उबरती हुई दिखी और बातचीत में शामिल हो गई। तो नोहा, उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ में लगभग झिझक थी, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने कार के शौकीन हो। नूह ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। खैर, मैं चीज़ों को गुप्त रखता हूँ, उसने सहजता से कहा। मुझे दिखावा पसंद नहीं है। उसने अपने पिता की ओर देखते हुए एक हल्की हंसी दी। कम की, ज्यादा नोकी की तरह, उसने सोचा। लाइकन पर एक और नज़र डाली। इससे चीज़ें बदल जाती हैं। आर्थर ने स्वागत भरी मुस्कान के साथ विला की ओर इशारा किया। अंदर आओ, नूह, हमारा डिनर लगभग तैयार हो चुका है। मैं तुम्हारे बारे में और अधिक सुनने के लिए उत्सुक हूँ। नूह ने सिर हिलाया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। अंदर, घर बेदाग और आलीशान था, हर विवरण को ध्यान से सजाया गया था। वह अपने बगल में आर्थर की मौजूदगी का वजन और लिली की उत्सुक निगाहों को महसूस कर सकता था। दोनों उसे आंकने की कोशिश कर रहे थे, और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वह वास्तव में कौन था। और यही वह चाहता था। उसका पहला प्रभाव मजबूत और प्रभावी होना चाहिए था, अन्यथा यदि वह अपने सभी ज्ञात कार्डों के साथ आता, जिसमें उसकी पृष्ठभूमि भी शामिल थी, तो वह रक्षात्मक हो जाता, जिससे लिली की उसके बारे में पुरानी धारणा पूरी तरह से टूट जाती, जिसका अर्थ था कि उसके बारे में जो कुछ भी वह जानती थी वह अविश्वसनीय था, जिसका अर्थ था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आर्थर ने चुप्पी तोड़ी, उसकी आवाज़ मापी हुई थी।
आप जानते हैं, मुझे स्वीकार करना होगा, आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। आपका लाइकन हाइप स्पोर्ट काफ़ी खूबसूरत है, क्या आप इसे अक्सर चलाते हैं? उसने नोआ को एक तरफ देखा जैसे कि उसकी प्रतिक्रिया को पढ़ रहा हो। नूह ने अपना सिर झुकाया। नहीं, मैंने पाया है कि चुपचाप काम करने से आप आगे बढ़ते हैं, उसने आथा के संतुलित स्वर से मेल खाते हुए जवाब दिया। शोर से गलत तरह का ध्यान आकर्षित होता है। आथा ने ठहाका लगाया, उसकी आंखों में स्वीकृति की चमक थी। इतने कम उम्र के व्यक्ति के लिए समझदारी भरे शब्द। तुमने मेरी जिज्ञासा जगा दी है, नूह। अगर तुम वैसा ही हो जैसा मैं अनुमान लगा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए आगे एक बहुत ही दिलचस्प शाम होगी। नूह ने बस मुस्कुराकर रहस्य का भाव बनाए रखा। बस वही जो मैं चाहता था। उसने लिली की तरफ देखा, जो उसे दिलचस्पी से देख रही थी। उसके बारे में उसकी सालों पुरानी धारणा टूट गई। नूह को पता था कि उसने जो धन कमाया है वह बहुत मजबूत है, और अब वह शाम की बातचीत को ठीक उसी दिशा में मोड़ सकता था जहां उसे ले जाना था। क्या हम चलें? आथा ने भोजन कक्ष की ओर इशारा करते हुए अंतिम भाव व्यक्त किया, मानो शाम पहले से ही अदृश्य शक्तियों द्वारा शुरू कर दी गई हो। सिर हिलाकर नूह उन दोनों के पीछे चला गया। आथा ने लिविंग रूम की आलीशान कुर्सी की ओर इशारा किया तो नूह बैठ गया। तभी एक नौकरानी एपेटाइजर की एक नाजुक ट्रे लेकर आई, जिसका हर छोटा सा टुकड़ा पाक कला का बेहतरीन नमूना था। आथा मुस्कुराया जब उसने नूह की उत्सुक नज़र को खाने की मेज पर देखा। मुझे आशा है कि भोजन आपके स्वाद के अनुरूप होगा, आथा ने कहा। उसका स्वर गर्म लेकिन चौकस था। उसकी आंखें नूह की प्रतिक्रिया पर गहरी थीं। नूह ने एक कैन पे उठाया और एक छोटा, सराहनीय निवाला लिया। उसने निगल लिया और एक विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे यकीन है कि यह होगा। ये पहले से ही काफ़ी प्रभावशाली है। दोनों ने अपने एपेटाइजर पर हल्की फुल्की बातें की। दोनों ने छोटी छोटी बातों के जरिए एक दूसरे का माप लिया, जैसे शतरंज के खेल में शुरुआती चालें चलती हैं। जैसे ही आखिरी प्लेटें खाली हो गईं, आथा पीछे झुक गया और सीधे नूह की आंखों में देखने लगा। तो तुम्हें खाना कैसा लगा? मैं तुम्हारी ईमानदार राय चाहता हूँ, कोई चापलूसी नहीं, उसने कहा। उसके मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मानो वह नूह को खुलकर बोलने की चुनौती दे रहा हो। नूह ने अपना कांटा नीचे रख दिया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। ये वास्तव में शानदार था, मैं अपने पेट के मामले में ईमानदार हूँ। वह हल्के से हंसा, ये देखकर कि आथा उसके साथ शामिल हो गया, स्पष्ट रूप से आराम कर रहा था। ये सुनकर अच्छा लगा, आथा ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। तो फिर, क्या आप आगे की बातचीत के लिए कुछ चाय पीना चाहेंगे? नूह की आंखों में शरारत की चमक थी। केवल तभी जब मैं उसे दे सकूं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में थोड़ी साजिश की झलक थी। आथा ने आश्चर्य से भौहें उठाईं। तुम अपने साथ चाय लेकर चलते हो? उसने पूछा। उसकी शंका जिज्ञासा में बदल गई। एक हल्की मुस्कान के साथ नोआ ने अपने बटुए में हाथ डाला और उस पल के नाटकीय पल को फिर से जिया। धीरे धीरे उसने एक छोटी, सुंदर थैली निकाली जिसमें कुछ चाय की पत्तियां थीं। सरल लेकिन उत्तम डिज़ाइन किसी दुर्लभ चीज़ का संकेत दे रहा था। आथा आगे झुका और पैकेज को ध्यान से देखने लगा। मैंने इस ब्रांड को पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन यह निश्चित रूप से शानदार लग रहा है। नूह ने सिर हिलाया। यह मेरी कंपनी का नया मिश्रण है। हम जल्द ही एक चाय घर खोलने की योजना बना रहे हैं, और अगर आपको ये पसंद आता है तो मुझे आपको भव्य उद्घाटन के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित करना अच्छा लगेगा। आथा की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और उसने चाय बनाने के लिए नौकरानी को बुलाया। जब वे इंतजार कर रहे थे तो कमरे में एक सुगंधित सुगंध फैल गई, जिसमें फूलों और मिट्टी के रंगों की हल्की झलक थी, जिसने आथा और लिली दोनों का ध्यान आकर्षित किया। आथा की संशयपूर्ण अभिव्यक्ति नरम पड़ गई, उसकी जगह एक वास्तविक दिलचस्पी की नज़र ने ले ली। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लीं ताकि खुशबू अंदर समा जाए। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक नए स्तर का सम्मान चमक रहा था जब उसने नूह की ओर देखा। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी ऐसी चाय की खुशबू महसूस की है। क्या ये सब प्राकृतिक है? नूह ने एक जानकार मुस्कान दी। एक बार जब आप इसका स्वाद चखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चाय बनते ही आथा की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने अपनी बेटी की ओर देखा, जो भी रहस्य के खुलने से उतनी ही रोमांचित लग रही थी। लिली नूह को करीब से देख रही थी, मानो वह उसके बारे में जो कुछ भी जानती थी उसका पुनर्मूल्यांकन कर रही हो। ये लड़का कौन है? उसने सोचा, चुपचाप उस आत्मविश्वासी सहजता पर आश्चर्यचकित हो रही थी जिसके साथ वह काम कर रहा था। जब चाय डाली गई, आथा ने सावधानी से एक घूंट लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने एक और घूंट लिया, फिर एक और। प्रत्येक स्वाद में जटिलता की परतें दिखाई दे रही थी जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसने कप नीचे रख दिया और नूह को बेबाक आश्चर्य से देखा। यह मेरे द्वारा पहले कभी चखी गई किसी भी चाय से अलग है, आथा ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा। ये परिष्कृत है, लेकिन इसकी गहराई बेजोड़ है। मैंने कुछ सबसे खास चाय पी हैं, लेकिन यह अपनी श्रेणी में सबसे अलग है। नूह मुस्कुराया। पीछे झुककर उसने आथा को अनुभव को आत्मसात करते हुए देखा।
मुझे खुशी है कि आपने इसका आनंद लिया। हम इसे बड़े पैमाने पर बाजार में लाने की योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह की गुणवत्ता उन लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए जो वास्तव में इसकी सराहना करते हैं। आथ की आंखों में चमक थी, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना झलक रही थी। नूह, इस चाय में संभावनाएं हैं। मुझे यकीन है कि इसका उत्पादन सीमित है, लेकिन मैं अपने लिए पहले बैचों में से कुछ सुरक्षित करना चाहूँगा। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? नूह की मुस्कान चौड़ी हो गई, उसकी आंखें तेज हो गईं। क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उत्पादन की कोई सीमा नहीं है? आथ ने थोड़ा सा भौहें से कुड़ी, उसके चेहरे पर अविश्वास छाया हुआ था। असंभव, इस स्तर की चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता। मेरा तो हो सकता है, नूह ने उत्तर दिया, उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था, फिर भी शांति थी। आथ आगे झुका, स्पष्ट रूप से उत्सुक था। तो चलो निवेश के बारे में बात करते हैं। मैं ऐसी अनोखी चीज़ को खोना नहीं चाहता। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। बेशक, नूह ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन शायद किसी और समय। मुझे लगता है कि आज रात तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। आथ को क्षण भर के लिए आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वह शांत हो गया, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ये लड़का, उसने सोचा, ये सरल नहीं है। आथ की नज़रें तेज हो गईं, उसकी दिलचस्पी साफ थी। जैसे ही उसने बात जारी रखी, मैं सीधे सीधे कहूँगा, आपने लिली को जो दर्द निवारक दवा दी है, वह ऐसी किसी भी चीज़ से अलग है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। दरअसल, कुछ समय पहले मेरी नज़र दवा उद्योग पर थी, लेकिन हमेशा चुनौती कुछ क्रांतिकारी खोजने की थी, कुछ ऐसा जो बाजार को हिला दे। और यह गोली जो आपने बनाई है, ये बिल्कुल वैसा ही करती है। इसकी तुलना में कहीं भी कोई चीज़ नहीं है। वह आगे झुका, उसके स्वर में तत्परता का भाव था। क्या ये भी आपकी कंपनी से है, नोहा? नूह ने सिर हिलाया, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। हाँ, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज़ स्थिर थी। ये हमारी नवीनतम घटनाओं में से एक है। आथ ने एक क्षण रुककर उसे ध्यान से देखा। लिली के अनुभव ने कोई अल्पकालिक दुष्प्रभाव नहीं दिखाया है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि दवा उत्पादों को कठोर परीक्षण की आवश्यकता होती है। यह एक अच्छा, इसे स्वीकृति की आधिकारिक मुहर की आवश्यकता है, भले ही यह अब तक दोषरहित लग रहा हो। इसलिए यहाँ मैं क्या प्रस्ताव दे रहा हूँ? उन्होंने अपने हाथों को सामने की ओर मोड़ा, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। मैं इसमें भागीदार बनना चाहता हूँ। मैं उत्पाद के 5% हिस्से के लिए $10 मिलियन का निवेश करने के लिए तैयार हूँ। मैं सभी कानूनी प्रक्रियाओं, नैदानिक परीक्षणों, विपणन पूरे पैकेज को संभाल लूंगा। लेकिन अनुबंध को तभी अंतिम रूप दिया जाएगा जब परीक्षण इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता की पुष्टि कर देंगे। नूह ने अपना संयम बनाए रखा, थोड़ा पीछे झुकते हुए उसने आथ की नज़रों को देखा, उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। एक पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा, प्रस्ताव के वजन को अपने अंदर समा जाने दिया। आथ ने भौहें उठाईं, नूह के जवाब का इंतजार करते हुए। अच्छा, उसने धीरे से पूछा, उसकी आवाज़ में जिज्ञासा का भाव था। नूह के होंठ ऊपर की ओर एक हल्की मुस्कान में बदल गए। लक्सबर्ग, मैं इस प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे इस पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए, उसने जानबूझकर रुकते हुए कहा। अगर परीक्षण सफल रहे, तो हम इस बारे में और बात कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? आथ ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी उंगलियां कुर्सी की बांह पर ताल से ताल मिलाते हुए अपने विकल्पों पर विचार कर रही थीं। उसने चुप्पी को और भी लंबा होने दिया और नूह की आंखों में उत्सुकता की चमक देखी। अंत में उन्होंने कहा, उनका स्वर संतुलित था, फिर भी अर्थपूर्ण था। ठीक है, नोआ, जब हमें नतीजे मिल जाएं, तो हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। आखिरकार, एक समझदार निवेशक जानता है कि केवल संभावना में ही निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि हाथ में सबूत देखना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, उनके बीच एक अनकही समझ का संचार हुआ। हर आदमी ने एक दूसरे को मापा, चुपचाप दांव और अवसर को पहचाना। जैसे ही नूह ने शानदार लाइकन हाइपरस्पोर्ट में प्रवेश किया, उसने आथ के विला पर नजर डाली, उसके होठों पर एक हल्की, संतुष्ट मुस्कान थी। आथ लक्सबर्ग अब मेरी मुट्ठी में है, उसने सोचा। उन्हें लगता है कि वे एक चतुर चाल चल रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि असल में इसमें कितना पानी है। उसने इग्निशन चालू किया, इंजन एक धीमी, शक्तिशाली गड़गड़ाहट के साथ चालू हो गया और गियर में शिफ्ट हो गया। विला से दूर जाते हुए उसने अपनी आंखें आगे की ओर रखीं, फिर भी उसका दिमाग पहले से ही उसके अगले कदमों पर काम कर रहा था। अब जब वह गोली का परीक्षण कर रहा है, तो उसे कुछ बातें पता चलेंगी जो मुझे बढ़त दिलाएंगी। पहली बात तो ये कि वह इसकी नकल नहीं कर सकता, और दूसरी बात ये कि इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, नोआ ने बड़बड़ाते हुए कहा। बातें करना तो आखिरकार सस्ता काम है, अगर मैं उसे बता भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो देखना ही विश्वास करना है। विला के अंदर आथ ने नूह की टेललाइट्स को दूर तक जाते हुए देखा, फिर लिली की ओर मुड़ा, उसके चेहरे पर एक सोची समझी सी उदासी थी। लिली, ये बच्चा वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुमने बताया था। ऐसा लगता है जैसे तुम उसे जानती ही नहीं हो।
जिस नूह के बारे में तुमने मुझे बताया था ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद उससे पहली बार मिल रही हो। लिली ने सिर हिलाया, अपने होंठ काटते हुए उसने अपनी बाहें पार करके दूसरी तरफ देखा। मुझे पता है पापा। यही बात उसे इतना बेचैन कर देती है। मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में जो कुछ भी जानती थी वह सब झूठ लगता है। कौन जानता है कि वह क्या छिपा रहा है। अब हम जो जानते हैं वह सिर्फ एक परत हो सकती है। हो सकता है कि और भी बहुत कुछ हो जो उसने हमें नहीं दिखाया हो। लिली ने अपने पिता की ओर देखा, उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। तो आप उसके बारे में क्या करने की योजना बना रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या आप अभी भी उसके साथ व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं? आथ ने उसके सवाल पर विचार किया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। हाँ, मैं सावधान रहूंगा। हो सकता है कि वह स्थिति का फायदा उठा रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह मूल्यवान है और अगर वह उतना ही जुड़ा हुआ है जितना वह दिखता है तो उसके साथ जुड़ना हमें बहुत सफलता दिला सकता है। लिली ने धीरे से सिर हिलाया, अपने पिता के शब्दों का वजन महसूस करते हुए। लेकिन पिताजी यह सब नहीं देखते हैं, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा। मुझे लगता है कि नूह हमेशा एक कदम आगे रहने का तरीका जानता है। उसे अपने दिल के पास एक अजीब लेकिन सुखद एहसास महसूस हुआ। लिली ने अपने पिता के शब्दों का वजन महसूस करते हुए धीरे से सिर हिलाया। लेकिन पिताजी यह सब नहीं देखते, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, और मुझे लगता है कि नूह हमेशा एक कदम आगे रहने का तरीका जानता है। इस बीच नूह ने कार को तेज गति से आगे बढ़ाया और अमेलिया के घर की ओर चल पड़ा। उसने एडम से वादा किया था कि वह अपने पड़ोसी आथ के साथ दिन के बाद उसके घर आएगा। एडम की अपनी जिज्ञासाएं हैं, नूह ने सोचा, उसकी निगाह आगे की सड़क पर केंद्रित थी। वह एक सैन्य आदमी है। उसे शायद पहले से ही संदेह है कि मैं उसे सब कुछ नहीं दिखा रहा हूं, इसलिए उसकी जिज्ञासा उसे मेरे करीब रखेगी। गाड़ी चलाते हुए नोआ के विचार उस क्षण की ओर चले गए जब उसने आथ की उस चाय के प्रति जिज्ञासा को गहराते हुए देखा था। आथ जैसे व्यक्ति के लिए आपको उसे पर्याप्त मात्रा में दवा दिखानी होगी ताकि उसकी रुचि बनी रहे, लेकिन आपको इसकी खुराक भी सही तरीके से देनी होगी, अन्यथा कम खुराक या अधिक खुराक उसे बेचैन कर देगी। अमेलिया के विला के पास पहुंचते ही नूह ने अपनी गति धीमी कर ली, क्योंकि वह परिचित सुरक्षा चौकी के पास पहुंच गया था। पहरेदारों ने उसे पहले से ही पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाया। उनमें से एक आगे बढ़ा। आपका स्वागत है मिस्टर थॉम्पसन, गार्ड ने सम्मानपूर्ण लहजे में कहा। जनरल एडम ने बताया था कि आप आ रहे हैं। वह आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद, नूह ने शांत और गर्मजोशी से जवाब दिया। उसने कार को आसानी से चेक पॉइंट से आगे बढ़ाया और विला के भव्य प्रवेश द्वार के ठीक बाहर पार्क कर दिया। बाहर निकलने से पहले उसने अपनी जैकेट को ठीक करते हुए एक सांस ली। एडम ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया, उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। नूह, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम अमेलिया के पास आई और मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। वास्तव में, एडम ने दरवाजे पर खड़े होकर स्वागत भरी मुस्कान के साथ कहा और नोआ का हाथ मजबूती से हिलाया। नूह ने मुस्कुराते हुए भौहें उठाईं, बुरा या अच्छा? एडम ने हंसते हुए कहा, अच्छा, बिल्कुल। अंदर आ जाओ, यहाँ बहुत ठंड है। जैसे ही वे लिविंग रूम में पहुंचे, अमेलिया अपनी माँ कार्मिला के बगल में बैठी थी। अमेलिया ने नूह को विनम्रता से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक थी। नूह, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, कार्मिला ने गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। तुम कैसे हो? शुभ संध्या श्रीमती कार्मिला, नोआ ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। और आप? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस बार आपकी यात्रा अधिक शांतिपूर्ण होगी, उसने हल्की हंसी के साथ एडम की ओर देखते हुए कहा। एडम ने अपनी गर्दन के पीछे खुजलाया, एक माफ़ी मांगने वाली मुस्कान उभरी। हाँ, पिछली बार के बारे में फिर से अव्यवस्था के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है और डॉक्टर यह पता नहीं लगा पाए हैं कि उन्हें क्या समस्या है। वे कह रहे हैं कि यह बुढ़ापे की वजह से हो सकता है या शायद कुछ नया भी हो सकता है, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। एडम ने आह भरते हुए अपने बालों में हाथ फेरा। हम सभी के लिए यह बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने लाइकन हाइपरस्पोर्ट के बाहर उस सुंदरता को देखा, क्या तुम्हें अभी समझ आया? इससे पहले कि नूह कुछ जवाब दे पाता, एक परिचित घंटियां उसके दिमाग में गूंज उठीं। डिंग, अल्टीमेट चॉइस सिस्टम सक्रिय हो गया है। विकल्प 1, बूढ़े व्यक्ति का निदान करें और उसका इलाज करें। पुरस्कार, मध्यवर्ती सैनिक राजा कौशल और एक चमत्कारिक गोली और अमेलिया जोड़ 10 स्नेह। विकल्प 2, वृद्ध व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें और अपने काम से काम रखें। इनाम, एक यादृच्छिक कार। विकल्प 3, कुशलतापूर्वक विषय से बचें। इनाम, $10 लाख। जे, नूह के दिमाग में कई सारे विचार चल रहे थे, जैसे वह अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था। उसे चुनने में ज़्यादा समय नहीं लगा। विकल्प 1 में कौशल से कहीं अधिक की पेशकश की गई थी,
यह एक मजबूत संबंध प्रदान करता था और वह जानता था कि यह कितना मूल्यवान है। यह उनकी आगामी योजनाओं के लिए हो सकता है। अब अगले कदम पर जाने का समय आ गया है। उसने चुपचाप सोचा और एडम को घूरने लगा। मध्यवर्ती सैनिक राजा कौशल पुरस्कृत हैं। प्राप्त अनुभव और ज्ञान को महसूस करते हुए नूह को लगा कि वह पहले इस क्षेत्र में एक नौसिखिया था। उनके उन्नत कौशल ने उन्हें टैंक, सैन्य विमान और बंदूकों सहित नवीनतम सैन्य आविष्कारों का ज्ञान प्रदान किया। अब वह उनमें से किसी को भी विशेषज्ञ स्तर पर आसानी से संचालित कर सकता था। अब सभी हथियारों से मेरी हेडशॉट सटीकता 97% है। मेरे पास लाइकन लगभग 1 हफ्ते से है, नोआ ने सहजता से कहा। यह एक अच्छी कार है। एडम की जिज्ञासा बढ़ गई और वह और गहराई से जानने के लिए तैयार लग रहा था। नूह ने यह महसूस करते हुए कि बातचीत किस दिशा में जा रही है, स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया। बूढ़े आदमी के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए मैं पहले से ही उन पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सका, नूह ने विषय को एक नई दिशा में मोड़ते हुए कहा। उसका चेहरा पीला दिख रहा था, मानो वह किसी अंतर्निहित लक्षण से जूझ रहा हो। क्या ये सही होगा कि उसे सुबह सुबह चक्कर आ रहा हो? शायद सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। क्या उसे बगल के क्षेत्र में लेटिसिमस डॉसी तक खुजली का अनुभव भी हो रहा है? एडम की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुमने कैसे? क्या अमेलिया ने तुम्हें बताया? अमेलिया भी चौंक गई और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कार्मिला की आंखें सिकुड़ गईं, उसका विनम्र व्यवहार गहरी चिंता में बदल गया। नूह, ये बिल्कुल सही है। ये उसके लक्षण हैं। क्या तुम्हें बीमारी के बारे में पता है? नूह ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास एक सुराग है। एडम आगे झुका, उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें चमक रही थीं। तुम्हारा मतलब है, तुम्हें पता होगा कि इसका कारण क्या है? नूह ने थोड़ा सिर हिलाया। ये संभव है, हालांकि मुझे निश्चित होने के लिए उसे देखना होगा। एडम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बिल्कुल, चलो मेरे पीछे आओ। कार्मिला, जो चुपचाप बातचीत देख रही थी, खड़े होते ही नूह की ओर मुड़ी। नूह, अगर तुम वाकई कुछ जानते हो तो कृपया, हम तुम्हारी किसी भी मदद के लिए आभारी होंगे। नूह ने सिर हिलाया। मैं जो कर सकता हूं करूंगा। जब एडम नूह को सीढ़ियों पर ले जा रहा था, अमीलिया उन्हें जाते हुए देख रही थी और धीरे से अपने आप से बुदबुदा रही थी। वह पहले सिर्फ विनम्र नहीं था, वह वास्तव में कुछ जानता है। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर एडम अपने पिता के कमरे के सामने रुका और नूह की ओर मुड़ा। मुझे कहना ही पड़ेगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर तुम उसकी मदद कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। नूह ने एडम की नज़रों से नज़रें मिलाईं, उसकी आवाज़ शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। पहले देखते हैं कि हम किससे निपट रहे हैं। एडम नूह को उस कमरे में ले गया जहां बूढ़ा आदमी लेटा था। उसका कमज़ोर शरीर मोटे कंबल के नीचे मुश्किल से हिल रहा था। उसका चेहरा पीला, राख जैसा था और उसकी सांस उथली थी। ये स्पष्ट था कि नूह ने उसे आखिरी बार देखने के बाद से उसके लक्षण और भी बदतर हो गए थे। इस दृश्य ने नूह के मन में तत्परता और शांत ध्यान का एक अजीब मिश्रण जगा दिया। वह इन दिनों कुछ ही घंटों के लिए जागता है, एडम ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। मैं उसे पहले बालकनी में नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन उसने जिद की। उसे शतरंज खेलना बहुत पसंद है। मुझे डर था कि उसकी हालत और ख़राब हो सकती है, और ऐसा लगता है कि मैं सही था। नूह ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि वह बूढ़े आदमी के करीब गया था। उसने कुछ क्षणों के लिए उसका अध्ययन किया। उसका दिमाग संभावनाओं के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके दिमाग के पीछे कुछ परेशान कर रहा था। उनके इंटरमीडिएट मिरेकल डॉक्टर कौशल और ज्ञान ने काम करना शुरू कर दिया था, जिससे उनके विचार चिकित्सा संबंधी अंतर्दृष्टि से भर गए थे। वह निदान के बारे में लगभग निश्चित था, लेकिन जैसे ही वह इसकी पुष्टि करने वाला था, मेडिकल रीडर से तेज बीप ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। बूढ़े आदमी की हृदय गति बहुत तेज हो गई थी। क्या हुआ? क्या हो रहा है? अमेलिया की आवाज़ तीखी थी, घबराहट से भरी हुई। उसका हमेशा का संयमित व्यवहार एक पल में ही बिखर गया क्योंकि डर ने उसे जकड़ लिया था। एडम और कार्मिला आगे बढ़े, दोनों ने बड़ी बड़ी भयभीत आंखों से नूह को देखा। नूह, क्या हो रहा है? एडम की आवाज़ घबराहट से फट गई। नूह की नज़रें मॉनिटर पर टिकी थीं और वह नंबर पढ़ रहा था। बूढ़े आदमी की धड़कनें खतरनाक रूप से कम हो गई थीं। उसकी हृदय गति तेजी से गिर रही है। हम उसे खो रहे हैं। नूह की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसकी हरकतों में तेजी उसके शांत बाहरी व्यक्तित्व को उजागर कर रही थी। क्या यहाँ कोई डिफिब्रिलेटर है? नूह ने एडम की ओर देखते हुए जल्दी से पूछा। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एडम ने कहा, उसकी आवाज़ में भय भर गया। डॉक्टर अपने दौरे के दौरान इसे साथ लेकर आते हैं। उन्होंने इसे यहाँ नहीं छोड़ा। नूह की आंखें काली पड़ गईं। कौन सा डॉक्टर इतनी गंभीर स्थिति में मरीज के पास डिफाइब्रिलेटर नहीं छोड़ता? उसने मन ही मन कोसा। उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी जब उसने बूढ़े आदमी की शर्ट के बटन खोले।
नूह के हाथ बूढ़े आदमी की छाती पर दबाव डाल रहे थे, स्थिर लयबद्ध दबाव के साथ सीपीआर कर रहे थे। उसकी हरकतें सटीक, लगभग यांत्रिक थीं, क्योंकि वह बूढ़े आदमी के विफल हो रहे दिल को फिर से चालू करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अमेलिया की आवाज़ डर से फट गई। नूह, क्या वह बच पाएगा? क्या हो रहा है? मैं जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, नूह ने दांत पीसते हुए कहा। उसका दिल काम करना बंद कर रहा है। मॉनिटर की बीप और भी अनियमित हो गई, हर धड़कन पिछली धड़कन से कमज़ोर होती गई। चलो चलो, नूह ने दबी हुई आवाज़ में कहा। उसके हाथ बूढ़े आदमी की छाती पर दबाव डाल रहे थे ताकि उसका दिल फिर से धड़क सके। अब तुम मेरे सामने नहीं मर सकते, बूढ़े आदमी। मेरे शामिल होने के तुरंत बाद नहीं। मेरे साथ खेलना बंद करो। कमरे में तनाव का माहौल था। एडम को लग रहा था कि वह तनाव से गिर जाएगा। नूह को काम करते देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। कार्मिला ने अमेलिया की बांह को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसकी हड्डियां सफ़ेद हो गई थीं। उसके बगल में खड़ी अमेलिया अपनी आंखों में बहते आंसुओं को मुश्किल से रोक पा रही थी। अचानक गलियारे में कदमों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक आदमी कमरे में भागता हुआ आया, उसका सफ़ेद कोट उसके पीछे फड़फड़ा रहा था। ये डॉक्टर रे थे, जो परिवार के प्राथमिक चिकित्सक थे। दृश्य को देखते ही उनका चेहरा घबराहट से मुड़ गया। एडन, क्या हो रहा है? मैंने मॉनिटर का अलार्म सुना है। डॉक्टर रे ने पूछा। उनकी नज़र नोहा पर पड़ी, जो छाती को दबाने में लगा हुआ था। ये बच्चा कौन है? अब एक तरफ हटो। डॉक्टर रे ने नोहा की ओर झपट्टा मारा, लेकिन नोहा ने अपनी जगह से हटने से मना कर दिया। उसके हाथ बूढ़े आदमी की छाती पर लयबद्ध तरीके से दबाव डालते रहे, उसका चेहरा एकाग्र था। हटो। डॉक्टर रे ने फिर चिल्लाते हुए नूह को एक तरफ धकेलने की कोशिश की। तुम सिर्फ इसे और बदतर बना दोगे। नूह ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की, उसकी आवाज़ खतरनाक रूप से शांत थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब तक मैं उसे स्थिर नहीं कर देता, तब तक पीछे हट जाओ। एडम बुरी तरह डर गया और उसने इस महत्वपूर्ण जंक्शन पर पेशेवर डॉक्टर पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने हाथ बढ़ाकर डॉक्टर रे को रोका। नूह, कृपया उसे काम करने दो। डॉक्टर रे को ये बात अविश्वसनीय लगी, उनका जबड़ा निराशा से सिकुड़ गया। ये बच्चा बूढ़े आदमी को मारने की कोशिश कर रहा है। एडम बुरी तरह डर गया और उसने इस नाजुक मोड़ पर पेशेवर डॉक्टर पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने हाथ बढ़ाकर डॉक्टर रे को रोका। नूह, कृपया उसे काम करने दो। डॉक्टर रे अविश्वसनीय लग रहे थे, उनका जबड़ा निराशा में सिकुड़ रहा था। ये बच्चा, वह बूढ़े आदमी को मारने की कोशिश कर रहा है। उनकी आवाज़ तीखी थी, घबराहट के करीब। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने नोहा को दूर ले जाने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन उन्हें एक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। नोहा दीवार की तरह खड़ा था, अविचल, उसका ध्यान अटूट था। सुरक्षाकर्मी, यहाँ आओ और इस आदमी को हटाओ। डॉक्टर रे चिल्लाए, उनकी हताशा उबल रही थी जब उन्होंने मदद के लिए दरवाज़ा हिलाया। कमरे के किनारे पर खड़ी अमेलिया और कार्मिला इतनी सदमे में थीं कि कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। उन दोनों को डर ने जकड़ लिया था और वे अपनी जगह पर जमी हुई थीं और वे इस अराजकता को देख रही थीं। नूह की ठंडी आवाज़ ने बिना पीछे मुड़े ही तनाव को चीर दिया। मिस्टर एडम, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं एक सेकंड के लिए भी बूढ़े आदमी का इलाज करना बंद कर दूं तो वह मर जाएगा। अपना अगला कदम बहुत सावधानी से चुनें, उसने एडम को ठंडी नज़र से देखते हुए कहा। एडम ने एक कदम पीछे हटते हुए अपने माथे पर पसीना देखा। नूह ने उसे जो नज़र दी, वह किसी हाई स्कूल के छात्र की नज़र नहीं थी। ये किसी ऐसे व्यक्ति की नज़र थी जो पूरी तरह से नियंत्रण में था। यह आदमी, ये सामान्य नहीं है, एडम ने सोचा। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। नूह की धमकी से अभी भी स्तब्ध एडम ने कांपते हुए हाथ उठाया। डॉक्टर रे, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जैसा मी नूह कहते हैं वैसा ही करो। अगर कुछ भी हुआ तो तुम सैन्य आदेशों की अवहेलना के लिए जिम्मेदार होगे। तुम्हारी सज़ा कड़ी होगी। ये सुनकर डॉक्टर रे चुप हो गए। एडम के शब्दों के बोझ तले उनकी अवज्ञा ढह गई। उसने एक बार फिर नूह की ओर देखा, उसके मन में आक्रोश और अनिच्छा से स्वीकृति का मिश्रण था। उसकी आंखें युवक के हाथों का अनुसरण कर रही थीं, उसकी हरकतों को देख रही थीं। और भले ही उसे यह स्वीकार करने में घृणा हो रही थी, नूह की तकनीक बेदाग थी। लय, सटीकता, ऐसा लग रहा था मानो लड़का दशकों से ऐसा कर रहा हो। कुछ तनावपूर्ण सेकंड के बाद बूढ़े व्यक्ति की हृदय गति स्थिर होने लगी। मॉनिटर से बीप की आवाज़ भी सामान्य हो गई और सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि नूह शांत नहीं हुआ। उसकी आंखें अभी भी तेज और केंद्रित थीं। आप सब क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज़ ठंडी और शांत थी। मैंने केवल अपरिहार्य को विलंबित किया है। यदि हम जल्दी से कार्य नहीं करते हैं तो वह बच नहीं पाएगा। वह अमेलिया की ओर मुड़ा, जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक पेन थमा दिया। नूह ने जल्दी जल्दी एक सूची लिखी। 100 साल पुराना जिनसेंग, काले बीज का तेल, मुझे एक कड़ाही और एक एक्यूपंक्चर सुई भी चाहिए।
एडम ने बिना कोई देरी किए अपना फ़ोन उठाया और तेजी से कई कॉल किए। इस सूची में जो कुछ भी है उसे अभी ले आओ। मुझे 15 मिनट के अंदर इसकी उम्मीद है। अमेलिया ने नूह की तरफ देखा, उसकी आंखें गर्मजोशी से भर गईं। वह नूह की आभारी थी, उसने उसे बचाया था और अब वह उसके दादाजी को बचा रहा था। वह उन सभी लोगों से सचमुच अलग है जिनसे मैं कभी मिली हूँ। उसने बुदबुदाते हुए उसके एकाग्र चेहरे को देखा। जब वह ध्यान केंद्रित करता है तो वह अधिक सुंदर दिखता है, उसने सोचा, लेकिन तुरंत ही उसने यह विचार त्याग दिया क्योंकि उसे अपने दादाजी की स्थिति याद आ गई थी। 10 मिनट बाद आवश्यक जड़ी बूटियां और सामान आ गया और डिलीवरी टीम उन्हें पिछवाड़े में स्थापित करने के लिए दौड़ पड़ी। डॉक्टर रे अभी भी सशंकित झुके और एडम से फुसफुसाए, सर, क्या आप वाकई उसे ऐसा करने देना चाहते हैं? ये है। बस, एडम चिल्लाया, उसकी आंखें भयंकर थीं। बस उसकी बात सुनो और उसके रास्ते पर चलो। मैं फिर से अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। आप मेरे पिता का सही निदान भी नहीं कर सके। डॉक्टर रे ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन आगे कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने सिर हिलाया और पीछे हट गए क्योंकि नूह ने एक बार फिर कमान संभाल ली थी। आदम नूह को पिछवाड़े में ले गया जहां पहले से ही एक अग्निकुंड स्थापित किया गया था। उसने कढ़ाई को आग पर रख दिया और खाना शुरू करने से पहले उसने आखिरी बार सामग्री पर नजर डाली। उसने सोचा, ये सब एकदम सही होना चाहिए, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सबसे पहले जिनसेंग, नूह ने अपने हाथों को तेजी से हिलाते हुए धीरे से कहा। 100 साल पुरानी जड़ उसके हाथों में भारी लग रही थी, उम्र के कारण खुरदरी और गांठदार। ये जड़ बहुत ज़रूरी है। इसमें 1 सदी की जीवन शक्ति है जो बूढ़े आदमी के कमज़ोर दिल को फिर से जगाने के लिए काफ़ी है। उसने जड़ को सटीक टुकड़ों में काटा, प्रत्येक कट पर जिनसेंग का शक्तिशाली सुनहरा गूदा दिखाई दिया। उबलते पानी में स्लाइस डालते ही कढ़ाई में फुफकार उठी, भाप कल में उठ रही थी जिसमें जड़ी बूटी की तीखी खुशबू थी। गर्मी को सही तरीके से बनाए रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा होने पर एसेंस जल जाता है, बहुत कम होने पर यह ठीक से नहीं निकलता। नूह ने लपटों को एडजस्ट करते हुए फुसफुसाया। उसने एडम की तरफ देखा जो तनावपूर्ण चुप्पी में देख रहा था, जबकि अमेलिया और कार्मिला प्रत्याशा में जमी रहीं। इसके बाद नूह ने काले बीज के तेल की शीशी उठाए। ये जिनसेंग की उग्र ऊर्जा को संतुलित करेगा, उसने खुद को समझाया। उसके हाथ अभ्यास के साथ सटीकता से चल रहे थे। तेल को कढ़ाई में डाला गया और गाढ़ा और गहरा हो गया, जिससे जिनसेंग का सार मिल गया। ये सूजन को शांत करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्थिर करता है। निगेला सातिवा, जिसे आमतौर पर काले बीज के तेल के रूप में जाना जाता है, विभिन्न पारंपरिक दवाओं में अत्यधिक मूल्यवान औषधि है। इसके अनुप्रयोग इतने व्यापक हैं कि इसे मृत्यु को छोड़कर सभी बीमारियों के इलाज के रूप में प्रसिद्ध रूप से वर्णित किया गया है। मिश्रण में धीरे धीरे बुलबुले उठने लगे और जड़ी बूटियां आपस में मिलने लगीं, जिससे एक गहरी मिट्टी जैसी खुशबू हवा में भर गई। अब स्पिरिट ग्रास, नूह की उंगलियां सूखी बारीक पिसी हुई जड़ी बूटी को छू रही थीं। उसका दिमाग पूरी तरह से केंद्रित था। यह उसके शरीर को मजबूत करेगा, उसकी आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाएगा। ये किसी भी लंबे समय तक रहने वाले संक्रमण या असंतुलन से लड़ने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पिरिट ग्रास को कढ़ाई में छिड़का और देखा कि तरल पदार्थ हल्के सुनहरे रंग से गहरे गहरे हरे रंग में बदल गया। परिवर्तन ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा होना चाहिए, और नूह महसूस कर सकता था कि मिश्रण की शक्ति प्रत्येक कदम के साथ बढ़ रही है। कड़ाही के नीचे आग चटक रही थी और नूह ने अपना ध्यान शराब पर ही लगाए रखा, एक बार भी अपने मन को भटकने नहीं दिया। ये लगभग तैयार हो चुका है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांस शाम की ठंडी हवा में दिखाई दे रही थी। अंतिम चरण धैर्य है। जैसे जैसे मिश्रण उबलता गया, ये गाढ़ा होता गया। जड़ी बूटियां मिलकर एक शक्तिशाली जीवन पुनर्स्थापना करने वाला मिश्रण बनाती गईं। नूह के हाथ कभी भी कड़ाई से नहीं हटे, उसकी आंखें तेज और केंद्रित थीं, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि आगे आने वाले महत्वपूर्ण क्षणों में कुछ भी गलत न हो। नूह ने सोचा, यही है। उसका दिल कड़ाही के उबलने के साथ ताल से ताल मिलाते हुए धड़क रहा था। मुझे गोली बनाने की ज़रूरत है इससे पहले कि यह बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए। उसने ध्यान से गाढ़े तरल को एक कटोरे में डाला, उसे काम करने लायक ठंडा किया। उसकी उंगलियां कुशलता से चलती रहीं, गर्म मिश्रण को एक छोटी गोल गोली का आकार देती रहीं। गोली मंद रोशनी में हल्की चमक रही थी, उसके अंदर से एक अलौकिक चमक आ रही थी। नूह ने उसे उठाया और अपने काम का निरीक्षण किया। बिल्कुल सही। एडम की ओर मुड़ते हुए उसने गोली थमा दी। यह उसे बचा लेगी। एडम ने गोली को विस्मय से देखा। गोली लेते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। क्या ये वाकई काम करेगी नूह? ये होगा, नूह ने आत्मविश्वास से कहा। बूढ़े आदमी को विरेलेन का घूंघट था। यह एक बीमारी है जो परजीवी के माध्यम से फैलती है। परजीवी दिल की गहराई में छिपा होता है और उसे पहचानना असंभव है। एडम ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर जल्दी से अपने पिता के बिस्तर के पास वापस आया और गोली को ध्यान से बूढ़े आदमी के मुंह में डाल दिया। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, सभी ने अपनी सांस रोक ली।
और फिर एडम जल्दी से अपने पिता के बिस्तर के पास वापस गया और ध्यान से बूढ़े आदमी के मुंह में गोली डाल दी। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए सभी ने अपनी सांस रोक ली। और तब पफ 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 एक जोरदार स्पष्टपात की आवाज पूरे कमरे में गूंजी, जिसने फटे गुब्बारे की तरह तनाव को तोड़ दिया। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं, उस पल की गंभीरता एक पल में बिखर गई। सभी के सिर बूढ़े आदमी से दूर हो गए, उनके हैरान चेहरे अब नूह पर टिक गए। एडम, जो अभी अभी घटी घटना को समझ रहा था, कुछ झिझकते हुए बोला, नूह, ये तो। नूह ने अजीब तरह से खांसी, उसकी नज़र छत की ओर चली गई और उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ा। अहम, ये तो गोली का एक साइड इफेक्ट है। चिंता मत करो, कोई दुष्प्रभाव? एडम ने पूछा। वह भ्रमित था, लेकिन इतना विनम्र था कि संदेहपूर्ण नहीं लग रहा था। हाँ हाँ, नूह ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा। देखिए, उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया, जिसमें उसकी आंतें भी शामिल थीं। इसलिए इसकी वजह से, ओह। उसने बात को रोकते हुए हाथ हिलाया, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, बूढ़े आदमी ने अचानक खांसना शुरू कर दिया, जिससे सभी चौंक गए। उसके मुंह से एक छोटा सा फड़फड़ाता हुआ परजीवी निकला और हल्की आवाज के साथ फर्श पर गिरा। नूह ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने परजीवी को देखा। नूह ने तेजी से नीचे झुककर परजीवी को उठाया और किसी के ध्यान में आने से पहले उसे अपनी सूची में डाल दिया। अमेलिया दौड़कर अपने दादाजी के पास गई और उनके झुर्रियों वाले हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। दादाजी, आपको कैसा लग रहा है? बूढ़े आदमी ने पलकें झपकाईं, उसकी आंखें धीरे धीरे पुनः एकाग्र होने लगीं। मुझे लगता है कि अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? मेहमानों को आमंत्रित करने से पहले तुम्हें मुझे जगह देना चाहिए था। क्या ये थोड़ा असभ्य नहीं है? उसने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। एक पल के लिए कमरा जम गया, फिर राहत भरी हंसी फूट पड़ी। अमेलिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब वह अपने दादाजी के पास झुकी और उनकी गर्मजोशी महसूस करने लगी। एडम अपने पिता के बिस्तर के पास गया, उसकी आवाज़ धीमी थी। पिताजी, जब आप सो रहे थे तब आपका दिल रुक गया। हमें आपातकालीन प्राथमिक उपचार करना पड़ा। उसकी आवाज़ थोड़ी फटी हुई थी, स्थिति की वास्तविकता अभी भी उस पर भारी पड़ रही थी। बूढ़े आदमी ने कमरे में चारों ओर देखा, उसकी नज़रें नूह पर टिकी रहीं, फिर डॉक्टर रे पर, जो अविश्वास में जड़वत खड़े थे। उसकी तीव्र अंतर्ज्ञान जागृत हो गई, तथा उसे पहले से ही पता चल गया कि वास्तव में उसे किसने बचाया था। तो मुझे किसने बचाया? उसने पूछा, हालांकि यह प्रश्न किसी भी चीज़ से अधिक एक औपचारिकता थी। एडम ने नूह के कंधे पर हाथ रखा, उसकी कृतज्ञता स्पष्ट थी। यहाँ ये युवक, नूह, हमारा परिवार आपका पर्याप्त ऋण नहीं चुका सकता। आपने इस घर में 2 लोगों की जान बचाई है। बूढ़े आदमी की नज़र नूह पर टिकी हुई थी, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। धन्यवाद, नूह। अगर कभी हम आपका कुछ भी कर सकें तो एडम को बताएं। वह उसका ध्यान रखेगा। नूह ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपना जवाब सरल रखा। मुझे खुशी है कि तुम बेहतर महसूस कर रहे हो, बूढ़े आदमी। फिर शरारती मुस्कान के साथ नूह ने कहा, हम शतरंज क्यों न खेलें? कमरे के किनारे खड़े डॉक्टर रे अचंभित हो गए। वह भी अभी मृत्यु के करीब से गुजरा है और आप चाहते हैं कि वह शतरंज खेले? नूह ने डॉक्टर की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली, उसकी नज़रें अभी भी उसके सामने खड़े बूढ़े आदमी पर टिकी थीं। कमरे में तनाव एक बार फिर से बदल गया, क्योंकि हर कोई बूढ़े आदमी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। बूढ़े आदमी की आंखों में दिलचस्पी की एक चमक उठी। वह मुस्कुराया, उसका पुराना प्रतिस्पर्धी स्वभाव सामने आ गया। मैं अपने उद्धारकर्ता के साथ शतरंज खेलना पसंद करूंगा, उसने कहा, उसकी आवाज़ में नई ताकत थी। एडम, मेरी मदद करो। अमेलिया, शतरंज का सेट तैयार करो। एडम मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नूह ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं, मिस्टर एडम, नूह ने शांति से कहा। मुझे लगता है कि आपके पिता ये कर सकते हैं। एडम ने उलझन में पलकें झपकाईं और बूढ़े आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन नूह, मैं अपनी बीमारी के बाद से नहीं चल पाया हूँ। मैं 1 साल से ज़्यादा समय से व्हीलचेयर पर हूँ। उसकी आवाज़ अनिश्चितता से डगमगा रही थी। नूह की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अब और नहीं, बूढ़े आदमी। कमरे में सन्नाटा छा गया, हर कोई ध्यान से देख रहा था कि बूढ़ा आदमी नूह के शब्दों को कैसे समझ रहा था। धीरे धीरे, अपनी आंखों में दृढ़ निश्चयी चमक के साथ, वह खुद को ऊपर धकेलने लगा। अमेलिया सहारा देने के लिए उसके पास पहुंची, लेकिन उसने उसे धीरे से दूर कर दिया। मैं इसे प्राप्त कर चुका हूं, बूढ़े आदमी ने कहा, उसकी आवाज़ अब और भी मजबूत हो गई थी। स्थिर सांस लेते हुए वह खड़ा हो गया। बिना किसी मदद के अपने पैरों पर खड़े होने के दृश्य ने पूरे कमरे में सदमे की लहर दौड़ा दी। डॉक्टर रे की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। कैसे? ये कैसे संभव है? एडम अपने पिता और नूह के बीच देख रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या देख रहा है। वह गोली। नूह ने सिर हिलाया, उसका चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ था।
अब वह ठीक हो गया है। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होता रहेगा। कमरा आश्चर्य से गूंज उठा, तनाव अंततः विस्मय और राहत में बदल गया। नूह फिर मुस्कुराया, इस बार उसकी आंखों में चमक थी। तो शतरंज के खेल का समय हो गया है। बूढ़ा आदमी अपनी ताकत वापस पाते हुए हंसा। अब शतरंज खेलने का समय आ गया है, उसने कहा। उनकी आवाज में कृतज्ञता और उत्साह का गहरा भाव था। अमेलिया ने जल्दी से शतरंज का सेट उठाया, उसका दिल उत्साह और अविश्वास से धड़क रहा था जो उसने अभी अभी देखा था। बाकी लोग अभी भी अपने सामने चमत्कार को समझने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़े आदमी को जगह देने के लिए एक तरफ हट गए। उसके हाथ, जो कभी कमजोर और कांप रहे थे, अब कुर्सी को पकड़कर सीधे बैठ गए। उसकी मुद्रा आत्मविश्वास और गर्व से भरी हुई थी। नूह, जो अभी भी सहज भाव से खड़ा था, ने एडम की ओर देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था। चिंता की कोई बात नहीं है। एडम ने सिर हिलाया, हालांकि उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ सी आ गई थी। वह खुद को उनमें से कुछ भी पूछने के लिए तैयार नहीं कर पाया, कम से कम अभी तो नहीं। उसके पिता 1 साल तक व्हीलचेयर पर रहने के बाद खड़े थे और किसी तरह नूह ने उन्हें एक गोली से ठीक कर दिया था। लेकिन कैसे? नूह शतरंज की बिसात की ओर बढ़ा, जबकि अमेलिया ने उसे अपने दादा के पास एक छोटी सी मेज पर रख दिया। मोहरे पहले से ही व्यवस्थित थे, काले और सफ़ेद सिपाही खड़े होकर आदेश का इंतजार कर रहे थे। बूढ़े आदमी ने बोर्ड पर नजर डाली, बैठते ही उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल रही थी। काला या सफ़ेद? नूह ने खेल के लिए तैयार होते हुए अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी हंसा, उसकी आवाज़ पिछले कई सालों से हल्की थी। बेशक, सफ़ेद। मैं हमेशा आक्रामक भूमिका निभाता हूँ। नूह ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई जब उसने काले मोहरे लिए। वह बूढ़े आदमी के सामने बैठ गया, अपनी कुर्सी को उसके सामने की ओर मोड़ लिया। कमरे में सन्नाटा था, हवा में विस्मय, भ्रम और कृतज्ञता का मिश्रण था। डॉक्टर रे, जो अब तक स्तब्ध होकर चुपचाप खड़े थे, ने आखिरकार अपनी आवाज़ पाई। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ। चिकित्सकीय रूप से इसका कोई रास्ता नहीं है। नूह ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें तेज थीं। हर चीज़ मेडिकल की किताबों से नहीं समझाई जा सकती, डॉक्टर। लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए। मेरा मतलब है, यह इससे भी आगे की बात है। जाने दो रे, एडम ने बीच में ही टोकते हुए कहा, उसकी आवाज़ दृढ़ थी। अभी सिर्फ यही मायने रखता है कि मेरे पिता खड़े हैं और ठीक हैं। हम बाद में कैसे का पता लगा लेंगे। डॉक्टर रे ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर उन्होंने बेहतर सोचा। हार मानते हुए वे पीछे हट गए और बूढ़े आदमी को अपनी पहली चाल चलते हुए देखा। एक मोहरा 2 स्थानों पर आगे खिसक गया। कमरे में तनाव और बढ़ गया। जब नूह की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी नज़र बोर्ड से हटकर बूढ़े आदमी पर चली गई। उनकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट, शांत और गणनापूर्ण थी, लेकिन उन आंखों के पीछे एक दिमाग था जो अविश्वसनीय गति से काम कर रहा था, जो कुछ ही सेकंड में सैकड़ों संभावनाओं पर काम कर रहा था। नूह ने अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिकाया और जानबूझकर धीमेपन के साथ अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए जवाब दिया। बोर्ड का मूल्यांकन करते समय बूढ़े व्यक्ति की आंखों में अनुभव की चमक थी। मैं देख रहा हूं कि यह पहले से ही आक्रामक है। उसने बोर्ड के केंद्र को स्थानांतरित करते हुए एक और मोहरा आगे बढ़ाया। तुम मुझे इतनी आसानी से संतुलन से बाहर नहीं कर पाओगे। लेकिन नूह चुप रहा, उसकी उंगलियां मेज के किनारे पर लयबद्ध तरीके से टैप कर रही थीं। उसके दिमाग ने पहले ही इस खेल को देख लिया था। वह अपने सामने के मोहरों से नहीं खेल रहा था, वह बूढ़े आदमी से खेल रहा था। हर चाल एक परीक्षा थी, अपने प्रतिद्वंद्वी की विचार प्रक्रिया को परखने का एक तरीका। उनका अगला कदम बहुत तेज था। दूसरा घोड़ा खेल में लाया गया। जब मोहरे बोर्ड पर नाच रहे थे तो भीड़ उत्सुकता से देख रही थी। लेकिन नूह कोई बेतरतीब काम नहीं कर रहा था। वह बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसा रहा था। हर कदम एक धक्का था, एक सुझाव था जो बूढ़े आदमी को उस रास्ते पर ले जा रहा था जिसकी योजना नूह ने शुरू से ही सावधानीपूर्वक बनाई थी। बूढ़े आदमी ने खेल के दबाव को महसूस करते हुए अपना बिशप बोर्ड पर सरका दिया। उसे एहसास होने लगा था कि नूह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो, नूह, लेकिन मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे घेर सकते हो? नूह ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, फिर वापस बोर्ड की ओर। अगली कुछ चालें बहुत तेजी से चलीं, इतनी तेजी से कि दर्शक उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। नूह के हाथी आगे बढ़े, एक ने मोहरा लिया, दूसरा चुपचाप बोर्ड के किनारे पर खड़ा हो गया। उसकी रानी अछूती रही, ऐसे घात लगाए बैठी रही जैसे नूह को अभी इसकी कोई ज़रूरत ही न हो। नूह की हर हरकत पहली नज़र में हानिरहित, लगभग सरल लग रही थी। लेकिन बूढ़े आदमी को पैटर्न का एहसास होने लगा था। जिस तरह से नूह के शूरवीरों ने पूर्ण समन्वय के साथ बिसात को पार किया, जिस तरह से उसके प्यादों ने न केवल उसे रोका बल्कि बड़ी ही सूक्ष्मता से बूढ़े आदमी के मोहरों को प्रतिकूल स्थितियों में पहुंचा दिया, यह ऐसा था जैसे हर मोड़ पर एक अदृश्य दीवार का सामना करना पड़ रहा हो। बूढ़े आदमी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा।
उसने निर्णायक वार करने की सोचकर अपनी रानी को आगे बढ़ाया। उसके पास एक मौका था। नूह का बिशप उजागर हो गया था, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ उस टुकड़े से हट पाता, नूह ने कहा, उसकी आवाज़ नर्म लेकिन धारदार थी, क्या तुम इस कदम के बारे में निश्चित हो? बूढ़ा आदमी झिझका। उसकी उंगलियां रानी के ऊपर घूम रही थीं और फिर उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसकी आंखें फिर से बोर्ड को स्कैन कर रही थीं। कुछ गड़बड़ थी। उसने किसी तरह गलत अनुमान लगाया था। नूह अभी तक नहीं हिला था, लेकिन बूढ़ा आदमी इसे महसूस कर सकता था। उसकी रानी चारा थी, एक जाल जिसे उसने देखा भी नहीं था। इसके बजाय उसने अपना किश्ती चुना, जिसका उद्देश्य बोर्ड के केंद्र पर नूह का नियंत्रण तोड़ना था। तुम्हारी बारी, उसने कहा, अपनी आवाज़ में असहजता को दूर रखने की कोशिश करते हुए। नूह ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक मोहरा आगे बढ़ाया, जो देखने में बहुत मामूली था, लेकिन बूढ़े आदमी के लिए यह एक स्पष्ट संकेत था। असली हमला जल्द ही होने वाला था और उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि यह कहाँ लगेगा। उसने अब बोर्ड का और ध्यान से अध्ययन किया और महसूस किया कि नूह ने जो भी टुकड़ा हिलाया था, उसने उसे यहाँ इस सटीक क्षण तक पहुँचाया था। एक ठंडी ठंड ने उसे जकड़ लिया। नूह ने अपनी रानी को धीरे से आगे सरका दिया। बूढ़े आदमी की सांस अटक गई। उसे अब तक इसका एहसास भी नहीं हुआ था, लेकिन नूह ने ये सब बहुत बढ़िया तरीके से किया था। उसका राजा कमज़ोर था, चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसके पास जो भी टुकड़ा बचा था, वह नूह द्वारा तय की गई स्थिति में था। नूह ने चुप्पी तोड़ते हुए ऊपर देखा। चेक। बूढ़ा आदमी अविश्वास में बोर्ड को घूरता रहा। नूह की रानी, जो पहले निष्क्रिय बैठी थी, अब उसके राजा पर अडिग अधिकार के साथ हावी हो गई। उसने बोर्ड को बेतहाशा देखा, लेकिन हर भागने का रास्ता बंद था और उसके द्वारा सोची गई हर योजना का जवाब नहीं मिल पा रहा था। अपने राजा की रक्षा के लिए आखिरी प्रयास में जब बूढ़े आदमी ने मोहरा आगे बढ़ाया तो उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन नूह ने उस पर नज़र तक नहीं डाली। इसके बजाय उसका किश्ती घातक सटीकता के साथ बोर्ड पर फिसल गया। बूढ़े आदमी को यह समझने में एक सेकंड लगा कि खेल खत्म हो गया है। नूह आगे झुका, उसकी आंखें बूढ़े आदमी से मिल गईं। शहमात। पूरे कमरे में सदमे की लहर फैल गई। अमेलिया ने धीरे से सांस ली, उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। डॉक्टर रे स्तब्ध खड़े रहे, समझ नहीं पाए कि अभी क्या हुआ था। एडम के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे पता था कि उसके पिता शतरंज में कितने माहिर हैं। उसके पिता कोई साधारण शतरंज खिलाड़ी नहीं थे। बूढ़े आदमी की नज़र बोर्ड पर पड़ी। उसे हर संभव तरीके से मात दी गई थी, अनजाने में ही उसे शुरू से ही नुकसान पहुंचाया गया था। नूह खड़ा हो गया, अपनी शर्ट को इस तरह से समतल कर रहा था जैसे खेल का कोई महत्व ही न हो। करीब एक। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा, अभी भी सोच रहा था। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, उसका चेहरा मुस्कुराहट में बदल गया। तुम कुछ और ही हो, नूह। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन क्या ये सच में अंत है या किसी नए मोड़ की शुरुआत? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प, रहस्यमयी और रोमांचक एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपनी कल्पनाओं को जिंदा रखिए, क्योंकि हर उपन्यास के पन्नों में एक नया रहस्य